Okay, everybody. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good afternoon. एवरीबडी, सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार मुझे बताइए, क्या आप सब लोग अब मुझे लाइव देख सकते हैं? कैन यू गाइस सी मी लाइव? एवरीबडी प्लीज डू लेट मी नो वन टाइम। क्या आप सब मुझे लाइव देख सकते हैं? हेलो 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 हेलो। Everybody, can you guys see me live? Yes, अब सबके कमेंट्स आ रहे हैं. So I guess everybody can now see me live. So सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से very good afternoon. Good afternoon. Okay, कैसे हो यारो, कैसे हो सभी लोग? How are you guys? I hope all of you doing good. सभी लोग एकदम बढ़िया, जोरदार, तूफानी, ताबड़तोड़, छा रहे, मचा रहे. यस सर, वी कैन सी यू. तो सर, सबसे पहले क्या दिक्कत आ गई मैं आपको ये बताता हूं. क्लास का डे वन और मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा. तो सर लाइव कैसे है? मोबाइल डेटा के थ्रू अभी मैं लाइव हूं. मोबाइल डेटा के थ्रू. तो चांसेस है आप लोग को आज की क्लास में थोड़ा लैग महसूस हो सकता है. उम्मीद करता हूं ना हो, क्योंकि अभी तो 5G चल रहा है फोन में. तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लैग महसूस ना हो. बट मोबाइल डेटा के थ्रू अभी हम लोग लाइव आ चुके हैं. तो सभी का बहुत बहुत स्वागत यारो. सबसे पहले तो सभी का इंटर में बहुत स्वागत. कैसे हो यारो? इंटर में आके कैसे लग रहा है सभी को? मुझे बताइए. इंटर की जर्नी आज से हम स्टार्ट करने वाले. इंटर में पूरी तरह मचाने वाले, इंटर में चीरने वाले यारो, इंटर में फोड़ने वाले, इंटर में एकदम खलनायक तरीके से आगे बढ़ने वाले. तो कैसे हो यारो? कैसे हो? कैसा महसूस कर रहे हो? मेरे को ये कमेंट्स में सभी लोग लिखेंगे कि सर आज इंटर का डे वन क्लास 3 सर अलग महसूस हो रहा है, तबाही महसूस हो रही है, तबाही करने वाले सर, एकदम धुआंधार तरीके से फोड़ने वाले. एक नंबर, वेरी एक्साइटेड. यस. ग्रुप 1 में सभी का स्वागत. बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है. यस, वेरी एक्साइटेड. एक नंबर. सर थोड़ी सी आवाज बदली है, बाकी तो आप सेम लग रहे हो. आवाज भी इसलिए बदली है क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज बदली है. बोलते हैं ना, जब कोई शुभ काम करने जाओ तो शुभ काम में आपको सबसे पहले सब टेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है, भगवान आपको पूरी तरह से टेस्ट करते हैं. तो आज मेरा गला पूरा बैठा हुआ है. इमीडिएट स्टार्ट करने के पहले इंटरनेट गया, तो मोबाइल डेटा के थ्रू अभी लाइव आ रहा हूं मैं. और फिर यहाँ पे वही है कि कोई भी यार बड़ा काम करना हो ना, तो उसके पहले जीवन अपने को पूरा टेस्ट करता है कि भाई तुम में कितनी चाह है वो चीज करने की, क्या तुम गिव अप करने के लिए तैयार हो. सबसे पहले गला खराब, तो क्या आज क्लास लेगा या क्लास गिव अप करेगा? दूसरी चीज, चल तू क्लास लेने बैठ गया तेजस. इंटरनेट गया, क्या तू फिर भी क्लास लेने की जिद रखता है? हाँ, मैं फिर भी क्लास लूंगा. मैं आपको ये भी बता देता हूं, जस्ट इन केस अगर मेरा यहां पे भी इंटरनेट बंद हो गया ना, मैं आईजी सर के घर जाके क्लास लूंगा. थोड़ा सा बीच में गैप जरूर आएगा, बट क्लास तो होगी भैया, क्लास तो होगी. ओके. तो कैसे हो यारो? सबसे पहले मेरे को ये बता दो. एंड आइसक्रीम खाली सर ने? नहीं, आइसक्रीम नहीं खाई. मेरा एक आध दो रात की क्या थोड़ी नींद बिगड़ गई, उसके कारण मेरे का गला थोड़ा सा खराब हो गया. बाकी कोई नहीं है. अपन पढ़ेंगे यार, एकदम चीरफाड़ तरीके से पढ़ेंगे, कोई चीज को बीच में नहीं आने देंगे. ओके. तो सबसे पहले सभी लोग मुझे यहां पे बताएंगे कि मित्रों, यहां पे अगर इंटर की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक्साइटेड है, तो यहां पे सबसे पहले सभी लोग कमेंट कर देंगे यस सर, पूरी तरह एक्साइटेड. मचाएंगे सर, चीरेंगे, लॉजिकल पढ़ाई कर करके इंटर को फटाफट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज, लेक्चर को भी, सेशन को भी फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे. इंटर की जर्नी अगर हम स्टार्ट करने के लिए रेडी है तो. ठीक है, लेक्चर को भी सभी लोग एकदम फटाफट लाइक कर दो. ओके, चलो, अमेजिंग. एंड यहाँ पे पता है, आईसीआई के प्रेसिडेंट ने मेरे को एक चीज बोली. अभी उनका कॉल आया था, बोले तेजस तेरे लेक्चर में जो भी बच्चा लेक्चर स्टार्ट होने के पहले 10 मिनट में लाइक कर देगा, उसको इंटर में हम लोग 50 मार्क्स ग्रेस दे देंगे. ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि वो बच्चा एकदम होनहार है. उसने तुरंत के तुरंत विद इन 10 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग द लेक्चर लाइक कर दिया, तो उसको 50 मार्क एक्स्ट्रा के मिलेंगे. ओके, चलो. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब हम हमारी अमेजिंग की इंटर ये टीम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी आपने आज के दिन के 2 लेक्चर कर लिए हो. सबसे पहला टैक्सेशन कर लिए हो, दूसरा क्या कर लिए हो? दूसरा आपने यहां पे कर लिए हो लॉ.
तीसरा, अब हमारे एडवांस्ड अकाउंटिंग की बारी आ चुकी है। सर वो दूसरे चैनल पे क्लास नहीं है बेटा, उस पे भी क्लास है, मैंने लाइव तो उस पे भी किया है। अब यहां से, अरे यार वहां पे सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओहो भाई, अब ये एक और दिक्कत। क्लास तो वहां पे भी लाइव की है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, आई डू नॉट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके चलिए, तो अब देखो यहां पे क्या है। सबसे पहले आपने सुबह क्या पढ़े, सुबह सर हमने आज ना टैक्स पढ़ के आए, एकदम एकदम गजब से टैक्स पढ़ के आए सर, बहुत मजा आया, गाबा सर के साथ टैक्स पढ़ के आए, है ना। यहाँ पे हमारे तिलकधारी गाबा सर, भगवान के आदमी, बहुत जोरदार तरीके से आपको टैक्स पढ़ाए होंगे। फिर आप लोग गए हमारे यहाँ पे क्यूट लिटिल हंसते खेलते इंद्रेश सर के पास, जिन्होंने आपको लॉ पढ़ाए। लॉ के बाद अब आपकी बारी आ चुकी है काय की, एडवांस्ड अकाउंटिंग की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, है ना। यस सर। उसके बाद ग्रुप टू की बारी, काफी बच्चे ग्रुप टू से भी आए हैं यहाँ पे, और काफी बच्चे इसके बाद भी ग्रुप टू करेंगे। तो ग्रुप टू जो अभी करने बचे हैं, ग्रुप टू का पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे प्रणव सर। कब स्टार्ट होगा सर, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट मार्च नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मार्च के फर्स्ट वीक में या 10 मार्च तक, ऐसा ले लो, जैसे 10-11 तारीख को आपका नवंबर में ये स्टार्ट हुआ, वैसे 10-11 तारीख को आपका ग्रुप टू स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है ऑडिट, जो कौन पढ़ाएगा, दीपिका मैम। और थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा एफएमएसएम, जो कौन पढ़ाएगा, एफएमएसएम हमारे एमवी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 सब्जेक्ट हमको कितने महीने में निपटाना है सर, 6 सब्जेक्ट हमको लगभग 6 मंथ से 6.5 मंथ्स में यहाँ पे पूरा निपटा देना है पढ़ के, ठीक है। अच्छे से शिद्दत से क्लास में पूरा निपटाना है, और साथ ही साथ उसकी 6 to 6.5 मंथ्स में हमारी पूरी सेल्फ स्टडी भी निपट जानी चाहिए। 100% सर, 100% पूरी उसकी सेल्फ स्टडी भी हमारी निपट जानी चाहिए, राइट। साथ ही साथ में अब यहां पे देखो क्या चीज है, यहां पे देखो क्या चीज है सर। जैसे आज हम देखे, आज है 11 तारीख, कल आपका ओरिएंटेशन सेशन हुआ था। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं ओरिएंटेशन सेशन सभी ने देखा होगा। बेटा उसको ना मजाक में नहीं लेना, काफी बच्चे उसको नॉन सीरियस लेते कि नहीं हमारा तो इंटर की जर्नी स्टार्ट होगा, सिलेबस जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन ना। ओरिएंटेशन सेशन हमने आपका एक 45 मिनट्स का कल का शेड्यूल करके रखे थे। तो 45 मिनट्स का आपका जो ओरिएंटेशन सेशन था, टाइम पास का अगर कोई सेशन रहता 10 मिनट 15 मिनट टाइम पास कर सकते हैं, 45 मिनट टाइम पास नहीं होता है। 45 मिनट में हमने एक एक मिनट आपके साथ मुद्दे की चीज डिस्कस की, एक एक मिनट आपके साथ मुद्दे की बात डिस्कस की, एक एक मिनट आपको काम की चीजें उसमें हमने पढ़ाए, ठीक है। एक एक चीजें आपको समझाए। अब देखो व्हाई इज द ओरिएंटेशन सेशन सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेहनत तो हम आज से चालू कर देंगे, सिलेबस हम आज से चालू कर देंगे, कंटेंट पढ़ना आज से चालू कर देंगे, बट हम क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, किस दिशा में हमको जाना है, ये जर्नी कैसी रहेगी, वो सब आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया है। सो जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, मजा आएगा वो देखने में, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने देख लिया, बहुत होनहार बच्चे हो, बेस्ट किया आपने काम। अब 10 तारीख से हमारी ये जो जर्नी हुई है ये कब तक चलेगी, यहां पे डेट दी है 20 तारीख, ठीक है। बट मैं आपको बोलता हूं फेब एंड तक आपकी ये चलेगी। 20 फेब दिया है तो फेब एंड तक आपकी ये चलेगी, लगभग 28 फेब तक आपका ये पूरा कोर्स ग्रुप 1 का कंप्लीट होगा। फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आईसीआई का रिजल्ट वगैरह आएगा, और रिजल्ट आएगा उसके +7 डेज में आपका क्या होगा, मार्च में जब भी जनवरी अटेम्प्ट वालों का रिजल्ट आएगा उसके +7 डेज में आपका ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट होगी, जो आपकी यहां से कब तक चलेगी सर, 15 जून तक चलेगी। 15 जून का मैं बोलता हूं 20 जून होगा या 25 जून होगा मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पे आप ये क्लासेस खत्म करने के बाद फिर पूरी सेल्फ स्टडी करोगे। तो जुलाई अगस्त पूरे 2 महीने तो मनी मिलेंगे ही मिलेंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। यहां पे भी लेके चलो, आपको 10 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपके 60 डेज वहां पे हो गए, और ये 10 डेज 70 डेज आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी के लिए यहां पे हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 70-75 डेज में आपको सेल्फ स्टडी करके फिर सितंबर 26 की आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम देना है। जो लोग मई वाले, आपके लिए यहां पे 28 फरवरी को बैच खत्म होगी। 28 फरवरी के बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका बचता है मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने आपको मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। और फिर यहां पे जब मई एग्जाम आएगी तो मई में आप लोग एग्जाम दोगे। अब यहां पे सर ये जो हमारी बैच होती है, इसमें आप एडवांस्ड अकाउंटिंग कैसे पढ़ोगे, एक बार हमको ये भी बताना सर, ये भी हमको जानना है। और सर हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें एडवांस्ड अकाउंटिंग की, ये भी बताना, ये भी जानना जरूरी है। सारी चीजें जानना जरूरी है, और यहां पे आज मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस भी करूंगा। और ये सब डिस्कस करने के बाद अगर हमारे पास समय और भी बच गया, ये समय हमारे पास और भी बच गया, तो आज हम सिलेबस पढ़ने के साथ भी पूरा शुरुआत कर देंगे, ठीक है। यस। तो अब देखो नेक्स्ट चीज, अब जब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, टाइम टेबल आपको पता है, बिकॉज दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द डे, तो मेरे को बहुत आपके साथ एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ये तीसरी क्लास में आ चुके हो, पहली 2 क्लास आप पढ़ चुके हो, आपका कंटिन्यूस यही टाइम टेबल रहेगा। अब आपको एक और चीज बता दूं, आपकी ये जो क्लासेस होती है,
क्लासेस आपकी कब से कब तक रहती है? मंडे टू सैटरडे, ठीक है, ये आपकी क्लासेस रहेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। बट एक चीज यहां पे याद रखना, ये जो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती है उसमें हम बोलते हैं संडे आपकी छुट्टी है, बट मैं ना आपके साथ सारी चीजें सही सही बोलूंगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये आपको खुश करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फाउंडेशन में ठीक है, इंटर में बेटा संडे संडे आपको बहुत कम छुट्टियां मिलेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है 1 2 3 संडे आपको लगातार छुट्टी मिल जाए, उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी रही, दिन अच्छा रहा, आपके पूरे सितारे नक्षत्र वगैरह जो भी है सब एकदम सही दिशा में बैठे रहे, तब जाके आपको संडे को छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वैसा भी होगा, राइट। तो ये टाइम टेबल के पे ज्यादा हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड क्लास है, आपको ऑलरेडी पता है। अब इसके बाद सर मैंने सुना आपने बर्थडे पर सबको आईपैड गिफ्ट किया, बाय द वे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अगर बर्थडे पे आईपैड गिफ्ट करना है तो मैं मान लेता हूं मेरा बर्थडे चले गया। अगर आप लोग कोई आईपैड वगैरह नहीं मानने वाले, ऐसी बेहुदा इच्छा नहीं रखोगे मेरे से, तो मेरा बर्थडे वैसे आने वाला है, ठीक है, बर्थडे आने वाला है। बट वैसे अगर तुम लोग आईपैड वगैरह की मेरे से इच्छा रखने वाले हो तो बर्थडे चले गया, मेरा बर्थडे चले गया, ओके। अब इसके बाद देखो क्या चीज है, इसके बाद देखो क्या चीज है। अब हम लोग आते हैं सर हमारे एडवांस्ड अकाउंटिंग के सिलेबस पे। फाउंडेशन आप लोग पढ़ के आए हो या फिर ग्रुप 2 इंटर का आप लोग पढ़ के आए हो, एडवांस्ड अकाउंटिंग में अब हमारा क्या सिलेबस है ये आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने वाले हो। सर फर्स्ट टाइम आप क्या बताओगे? हमको पता है, हमको एएस 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 बेस्ड सिलेबस है। और सर ये जो एएस 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 बेस्ड सिलेबस है सर बहुत बोरिंग लगता है, हमको सुनकर ही बोरिंग लगता है। सर ये जो एएस 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 बेस्ड सिलेबस है, हमको सबने बोला भाई बहुत थियरी वाला सिलेबस है, बहुत ज्यादा थियरी वाला सिलेबस है। और ये मैं आपको बताता भी हूं क्यों। क्या होता है, जो मेजोरिटी बच्चे जब ये एएस वगैरह पढ़ते हैं, अब मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी सितंबर के एग्जाम्स देने के बाद रिजल्ट के पहले, राइट, वो नागपुर की स्टूडेंट थी, नागपुर की स्टूडेंट थी, तो उससे मैं मिला और उससे एक मेरे को जो रिव्यू मिला, अब वो यहाँ पे नागपुर में ऑफलाइन पढ़ी हुई बच्ची थी, बोले कि सर एक ना हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे AS13, जो होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स वाला ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमारा सॉल्व करने में हमको लगभग 5 से 6 सेशन लगेंगे, 5 से 6 सेशन लगेंगे 3 आवर्स के। तो हम लोग ये एएस जब पढ़ेंगे तो हमको 5 दिन से, फॉर एग्जांपल 5 3 15 आवर्स हमको ये पूरा एएस पढ़ना है। इतना सर इतना ज्यादा एक एएस क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें बहुत सारे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें कवर्ड है, बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी कवर्ड है, एक एक चीज को इनडेप्थ 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 जा जाके हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब वो बच्ची ने मेरे को बताया कि सर मेरा रिजल्ट आने वाला है, बट उसके पहले से मैं आपके पास क्यों बैठी हूं? क्योंकि मेरे को पता है मैं एडवांस अकाउंटिंग में फेल होने वाली हूं। मैंने बोला बेटा ऐसा क्यों? तो उसने बोला सर AS13 हमको हमारी क्लास में 1 घंटे में ओरली पूरा पढ़ा दिया गया है, ठीक है, 1 घंटे में ओरली पूरा पढ़ा दिया गया है। तो अब अगर ये प्रकार से आप एएस पढ़ते हो तो भैया एएस बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। एएस अगर हम कैसे पढ़ते थियोरेटिकली, ये यहां पे बेटा ये लाइन लिखी है, इसका ये मतलब होता है ऐसा करना पड़ता है, फिर ये लिखा है इसका ये मतलब होता है वैसा करना पड़ता है, ये लिखा है इसको ये करना, ये वो लिखा है उसको वो करना। अगर आप इस प्रकार से एएस पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका अगर आपका सही रहेगा ना तो आप यहां पे एक्सपर्ट बन के निकलोगे, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना समझना सीखना सब दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से पढ़ो। और यहां पे इस क्लास में हमारा ये जो एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस है, जिसमें हमारे सिलेबस में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको पूरा प्रैक्टिकलिटी यहां पे बताया जाएगा, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा। अब सर यहां पे देखो, ये यहां पे दिए है AS1 से लेके, ये आईसीआई का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, किसका स्क्रीनशॉट है? आईसीआई का स्क्रीनशॉट। इसमें अगर आप देखोगे तो AS1 से लेके हमको कितने एएस दिए हैं, यहां पे AS29 तक दिया है। हाँ जी सर, कहां तक दिया है? AS29 तक दिया है। तो ये जो AS1 से AS29 तक 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सर। काउंटिंग काउंटिंग AS1 AS29 29 होता है सर, 27 नहीं होता बेटा, 27। थोड़ा 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 भरोसा रखना मेरे पे, ठीक है। यहां पे क्या क्या चीजें गायब है? AS5 के बाद देखो AS6 गायब है और 7 के बाद 8 गायब है, तो 2 नंबर हमारे गायब है, 6 और 8। बाकी हमारे सारे नंबर्स पे एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैठता है, तो टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। वो 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। And even before we start learning each and every accounting standard,
आज की क्लास में मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि ये 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमको जरूरत क्या थी। हम ये तो पहले ही पढ़ लेंगे भैया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोलूं कौन सा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, काय को लिखा है, इन्वेंट्री के पूरा डीप डाइव हम यहां पे कर लेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जब बात करनी है तब। बट सर, ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये यहां से लेके यहां तक ये जो अभी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी जरूरत क्यों पड़ी? सर वो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पूरी डिटेल हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। Why each and every accounting standard was needed, why each and every accounting standard was required। ठीक है, तो वो पूरा हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे तो उसके बाद हमको कुछ कुछ यहां पे चैप्टर्स भी दिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, एंड दीज आर चैप्टर्स। अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये शेड्यूल 3 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें यहां पे दी है। ठीक है, और लास्ट में ब्रांच अकाउंटिंग यहां पे दिया है। तो ये सब कुछ कुछ हमको चैप्टर्स है जो पढ़ना है। एवरीथिंग हम लोग ना उसको पूरा इंटरलिंक करके पढ़ेंगे कि व्हाई इज द नीड फॉर दिस सिलेबस इन योर लाइफ। हमको सर वो जो बचपन में फाइनल अकाउंट्स पढ़ाए थे, फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाए थे, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, एनपीओ पढ़ाए थे, उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ाए थे, फिर कंपनी अकाउंट्स पढ़ाए थे। सर अभी भी वैसे ही कुछ पढ़ाऊं ना, ऐसे ही पढ़ाओ सर, ये सब पढ़ने में मजा आता है। अब सर हम फाउंडेशन पास हो गए, हम बोलते हैं ये सारी चीजें इजी है, इसलिए हमको ये बोलने में भी मजा आता है कि अरे ये ऐसी चीजें पढ़ाओ यार, ये बढ़िया बढ़िया चीजें। क्या तुम जीवन में ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह ला के बैठे हो, मजाक चालू है क्या जीवन में? नहीं 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 बेटा, मैं बोलता हूं कोई मजाक नहीं चालू है जीवन में। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, मैं आपको यह बताता हूं, एडवांस्ड अकाउंटिंग का जब आप सिलेबस पढ़ लोगे, एडवांस्ड अकाउंटिंग का जब आप सिलेबस पढ़ लोगे, आप क्या बन जाओगे? आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे जिसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के पढ़ना आ जाएगा। आज अगर मैं आपको यहां पे बोलूं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ में दे दूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 90% ऑफ द चीजें आप उसमें नहीं समझा पाओगे। सर ये बात थोड़ी अकेले में कहो, ये ऐसे पब्लिकली यूट्यूब पे आके कहने की जरूरत नहीं है। भले ये सच है, पर सर ये सच लोगों को थोड़ी बताना है। अभी दुनिया को लगता है हम सीए फाउंडेशन पास होके आए हैं, और हम जब सीए फाउंडेशन पास होके आए हैं तो हमारा अकाउंटिंग का ज्ञान ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और ये अगर दुनिया को पता चल गया कि ये अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 90% चीजें हमको नहीं समझ रही है, तो सर थोड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी। पर ये इंटर के बाद ऐसा नहीं होगा, इंटर के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वापस मैं बोल रहा हूं, हम एक बार जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे तो वी विल बिकम एक्सपर्ट्स। ठीक है, वी विल बिकम एक्सपर्ट्स। और कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको बता दूं, थियोरेटिकली हमको कुछ भी लर्न नहीं करना है, हमको हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को केवल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है, और बहुत मजा आएगी एक एक चीज पढ़ने में। बारीकी बारीकी में पढ़ेंगे भाई, ये एएस में ऐसा क्यों, वो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। भाई ये कंपनी के असली वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख, इसमें इसको अप्लाई कर, यहां पे देख ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज लिखी हुई है और यही हमारे सिलेबस में लिखा है। तो 1 लाख करोड़ रुपए की कोई एक कंपनी है, उसने भी हमारे सिलेबस में लिखी हुई बात को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। वो सारी चीज को जब हम प्रैक्टिकली लिंक कर करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएंगे मित्रों। ओ मित्रों, क्या मेरी बात यहां सुन रहे हो? सभी के दिमाग में क्या मेरी बात जा रही है? मुझे बताओ मित्रों, क्या सभी के दिमाग में मेरी बात जा रही है? हेलो 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 हेलो। यहाँ पे क्या हम लोग कोई टाइम पास वाली चीज पढ़ रहे हैं क्या कोई ऐसी बोरिंग चीज पढ़ रहे हैं क्या? ये क्या है, क्यों है, काय कोई बेकार सी चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम जो बच्चों यहाँ पे चीज पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही जोरदार चीज है, बहुत ही जोरदार चीज है। ठीक है, ये वो चीज है जो एक्चुअल में हमारी वैल्यू बढ़ाएगी, ये हमारी वैल्यू बढ़ाएगी। ठीक है, दिस विल इंक्रीज आवर वैल्यू, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। ये हमको लाइफ के एक नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएगा। अभी तक सर फाउंडेशन से हम जब निकले तो हम लोग खुद को किस लेवल पे बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग का नॉलेज किस लेवल पे? मैं बोलूंगा बेसिक। वाह सर, ये क्या आपने जोरदार बात की कि फाउंडेशन निकला तो बेसिक, और फिर इंटर निकले तो एक्सपर्ट। और ऐसा क्यों कहते हो आप?
ऐसा क्यों कहते हो बेटा? फाउंडेशन से आप निकले ना, ये बेसिक लेवल का ही मैं नॉलेज बोलूंगा। आंसर व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? ये बताओ ना सर, व्हाई ये बेसिक लेवल का नॉलेज क्यों? फाउंडेशन में आपने क्या बोला सर? वो प्रोप्राइटरी कंसर्न फाइनल अकाउंट्स बनाया, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों। अच्छा, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स बनाया, बहुत अच्छी बात। पार्टनरशिप अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बनाया, बहुत अच्छी बात। अब मेरे को बताओ, आप एक व्यक्ति हो गए, मैं दूसरा व्यक्ति हो गया। आप अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे, मैं अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहा। अब आप बोलते हो सर ये मेरे फाइनल अकाउंट्स में देखो मेरी बैलेंस शीट। मैं ना सर ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा। आपका सर बोलता है बेटा ये मेरी बैलेंस शीट, मैं ना इसमें क्या लिखूंगा? मैं इसमें ऊपर लिखूंगा मेरे इनटेंजिबल असेट्स, मतलब गुडविल, फिर पेटेंट्स, ये सारी चीजें मैं पहले लिखूंगा। आप बोलते हो सर मैं दूसरी चीज यहां पे क्या करूंगा? मैं दूसरी चीज यहां पे जो प्रेजेंट करूंगा वो मेरा स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक मतलब करंट असेट की बात कर रहे हो। फिर आप बोलते हैं सर तीसरी चीज मैं यहां पे इंटेंजिबल असेट्स वगैरह, उसके बाद सर यहां पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रेजेंट करूंगा उसके नीचे। मैं बोलता हूं बेटा मैंने पहले इंटेंजिबल असेट्स प्रेजेंट किया, फिर मैं यहां पे क्या करता हूं सर? इन्वेस्टमेंट्स प्रेजेंट करता हूं। इन्वेस्टमेंट्स के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं? लैंड एंड बिल्डिंग मतलब पीपी वगैरह प्रेजेंट करता हूं, और उसके बाद मैं अपने करंट असेट्स प्रेजेंट करता हूं। आप बोलते हो सर मेरे बिजनेस में लॉसेस है, लॉसेस को पता है सर मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा? आप बोलते हो सर मैं कैपिटल में से लॉसेस को माइनस करूंगा, क्योंकि आपने बोला सर हमने पढ़े थे कि अगर पीएनएल में नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते, तो नेट लॉस आया तो मैं यहां से माइनस करूंगा। मैंने बोला बेटा तू वहां से माइनस करेगा, मैं नेट लॉस को यहां पे असेट साइड में दिखाऊंगा, असेट साइड में यहां पे नेट लॉस को दिखाऊंगा। तू अगर उसको लाइबिलिटी से माइनस कर और मैं उसको असेट में दिखाऊं, बात एक ही हो जाती है, तो मैं बोला उसको यहां पे दिखाऊंगा। आप बोलते हो सर हम भी ना समझ लो टीचिंग बिजनेस में, आप भी टीचिंग बिजनेस में हो, मैं भी टीचिंग बिजनेस। सर आपने टीचिंग को बिजनेस बोल दिया, ओ माय गॉड दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आपने प्रोफेशन को बिजनेस बोल के सर ऐसे कैसे कर दिए? अब हम यहाँ पे कमेंट करेंगे सर टीचिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। आजकल तो सब अपने पैसे कमाने के पीछे लग गए। ए ए ए ए ए ए ए ए बेटा मैं भी सीए बन के ये चीज अपना घर चलाने के लिए कर रहा हूं, आप भी सीए बनोगे, जो भी करोगे घर चलाने के लिए करोगे ना। हाँ, तो जो है वो है भाई, उसमें कोई ऐसा जबरदस्ती मुखौटा पहन के यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो चलो चलो। अब देखो सर इतना सच नहीं बोलना था, सर इतना सच नहीं बोलना था। वो मुखौटा पहन के बैठो सर थोड़ा यहाँ पे, कि नहीं बेटा मेरे को पैसों वैसों से मतलब नहीं, बस ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे को पैशन है, पैशन है, ये चीज अच्छी लगती है और ये चीज से पैसे आ रहे हैं, इसलिए वो पैशन कंटिन्यू है। पैशन है इसलिए ये चीज अच्छी लगती है, और ये चीज अच्छी लगती है, अगर पैसे नहीं आएंगे तो पैशन धीरे धीरे बैठ जाएगा। नहीं, बात ऐसी है, देखो बात ऐसी है, ठीक है? समझो यार, समझो, थोड़ा सा समझो, गहराई में जाओ। ठीक है। ओके ओके ओके, चलो। तो अब आप बोलते थे कि सर हम भी टीचिंग बिजनेस में और आपका सर भी टीचिंग बिजनेस में, दोनों बैठ के एक जगह पे पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ा रहा, आप भी पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ा रहा। अब हमने बोला बेटा हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आपने बोला सर हम सेल्स कब रिकॉग्नाइज करेंगे? यहाँ पे सेल्स लिखते हैं ना। बोला सर हमारे 50 लाख की सेल हो गई, और आपके सर ने यहाँ पे बोला बेटा ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा सेल्स कितना? मेरा सेल्स यहाँ पे हो गया 5 करोड़। अब आप बोलते हो सर हमारी क्लास में भी 50 स्टूडेंट बैठे, आपकी क्लास में भी 50 स्टूडेंट बैठे। हाँ, आप कैसे क्या 5 करोड़ का सेल दिखा रहे हैं? हमको समझा नहीं। बोले हमारी फीस भी जितनी है, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की फीस, आपकी भी फीस 1 लाख रुपए की, सबकी फीस वगैरह सब बराबर। अब अगर फीस भी सब बराबर, तो आप यहाँ पे 5 करोड़ की सेल कैसे दिखा रहे? मैंने बोला बेटा देखो, मेरे को ना अगली बैच की ऑलरेडी 500 बच्चों की इंक्वायरी आ चुकी, और 500 की इंक्वायरी आ चुकी है, और 200 के मिस्ड कॉल अभी भी पड़े। 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने बोला मैं ये जो 500 बच्चों की इंक्वायरी आ गई ना, हाँ वो 500 बच्चों की इंक्वायरी आ गई, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल्स पूरा 5 करोड़ वगैरह का लिखा, जो भी अमाउंट आता होगा। ठीक है, अमाउंट पे मेरा फोकस नहीं है। आपने बोला सर पर इंक्वायरी आई ना, एडमिशन थोड़ी आया, एडमिशन नहीं आया तो आप यहाँ पे सेल्स नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, इसलिए हमने सर सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं की। मैंने बोला यार बच्चों कैसा कर रहे हैं, करो ना रिकॉग्नाइज, क्या दिक्कत है यार, तुमको कर लो यार, इंक्वायरी आ गई तो बच्चे भी आ ही जाएंगे, रिकॉग्नाइज करो यार, कोई चिंता का विषय है क्या हमको?
अब आपके और मेरे बीच में बहस हो रही, मैंने बोला यार इंक्वायरी आ गई मैं तो रिकॉग्नाइज करूंगा, आप बोले सर ऐसा नहीं करने का, जब एक्चुअल एडमिशन आए तब करने का, ऐसा थोड़ी होता है, इंक्वायरी इज नॉट इक्वल टू एडमिशन। मैंने बोला अपने लिए सब एक ही है। अब आप लोग क्या फाउंडेशन में कहीं भी ये पढ़ के आए क्या कि ये देखो ट्रेडिंग में सेल्स लिखना है, ये आपको पता है, मेरे को भी पता है ये ट्रेडिंग में सेल्स लिखना है, बट ये सेल्स कब लिखना, क्या ये आप कभी फाउंडेशन में पढ़ के आए क्या? क्या आप ये कभी फाउंडेशन में पढ़ के आए क्या? नहीं सर, फाउंडेशन में ये चीज नहीं पढ़ाया हमको, है ना। हाँ, दूसरी चीज, अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या करते, कैपिटल में से नेट लॉस माइनस करते। मैं बैलेंस शीट बना था तो मैंने क्या किया, मैंने नेट लॉस को यहां पे असेट साइड पे लिखा। तो क्या हमको कहीं भी फाउंडेशन में कोई भी चैप्टर में ये बताया था क्या कि ये ऐसा, इसका प्रेजेंटेशन सब लोग ने एक प्रकार से कैसे करना, प्रेजेंटेशन की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब यहां पे क्या था, आपका ना आगे जाके बैड डेट्स होने वाला था, आपका और मेरा दोनों का आगे जाके बैड डेट्स होने वाला था, बैड डेट्स होने वाला था, पैसा डूबने वाला था, पैसा डूबने वाला था। तो वहां पे आपने बोला सर आगे जाके पैसा डूबने वाला है, हम क्या करते, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आज ही डिस्क्लोज कर देते हैं कि भैया आगे जाके पैसा डूबने वाला है। मैंने बोला मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करूंगा डिस्क्लोज। हमने क्या कहीं भी ये पढ़ा था क्या कि ये डिस्क्लोज वगैरह कब होना चाहिए, कब डिस्क्लोज होना चाहिए और डिस्क्लोज कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें क्या हमने पढ़ी थी क्या? नहीं सर, फाउंडेशन में हमने ये कुछ भी चीज नहीं पढ़ी थी। हमने फाउंडेशन में केवल ये चीज पढ़ी थी कि बेटा अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते, से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बनाते, तो सेल्स यहां पे आता, परचेज यहां पे आता, ओपनिंग स्टॉक आता, ग्रॉस प्रॉफिट आता, क्लोजिंग स्टॉक आता, बहुत अच्छी बात। फिर पीएनएल में क्या चीज आती, कैसे आती, बस वो कब ये चीज लिखनी चाहिए, कितने पे लिखनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए। मैं क्या क्या चीज बोला, चार चीज बोला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे क्या किया, चार चीज बोला, ठीक है। तो अब देखो मैं कौन सी चार चीज बोला। मैंने सबसे पहले बोला सेल्स को कब रिकॉग्नाइज वगैरह करना, रिकॉग्नाइज कब करना सेल्स को। दूसरी चीज रिकॉग्नाइज करना तो कितने पे रिकॉग्नाइज करना, मतलब मैं सेकंड चीज यहां पे बात किया मेजरमेंट, वो कितना अमाउंट में उसको मेजर कैसे करूं, ठीक है, कितना मेजर करना, कितना रिकॉग्नाइज करना, वो चीज। फिर मैंने आपको एक और चीज बोला कि भैया वो नेट लॉस को हम कहां प्रेजेंट करेंगे, लाइबिलिटी में कैपिटल से माइनस करके करेंगे या उसको असेट साइड लिखेंगे। तो भैया हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना। और सर जैसे आपने बोला बैड डेट्स होने वाला, नुकसान होने वाला, उसका डिस्क्लोजर दे दो। आप बोलते हो आज डिस्क्लोजर दो, मैं बोलता हूं मैं नहीं दूंगा। तो सर कौन सी चीज का डिस्क्लोजर कैसे देना, ये सब के बारे में तो हमने फाउंडेशन में कुछ पढ़े ही नहीं। ये सब के बारे में हम कहां पढ़ेंगे बच्चों, ये सारी बातें हम करेंगे यहां पे इंटर में। और इंटर में ये सारी बातें हमारे साथ कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करता है ये सारी बातें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहां पे ये जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, सब एक एक मुद्दा पकड़ते हैं, एक एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड छोटा छोटा मुद्दा पकड़ते और वो मुद्दा पकड़ के उसके बारे में बताते कि या भाई कौन सी चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करना, कितने पे रिकॉग्नाइज करना, कैसे प्रेजेंट करना, कैसे डिस्क्लोज करना, ये सब एक्सपर्टीज आती है एएस में। और एएस में एक बार ये बात बोल दी, उसके बाद आपके और मेरे बीच में झगड़ा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सेल्स कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, कब करनी है, मेरे को सेल्स कितनी रिकॉग्नाइज करनी है, कब करनी है, वो आपकी और मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। ना 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 ना, ये चलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चीज बोलेगा कि भैया सेल कब रिकॉग्नाइज करना, कितने रिकॉग्नाइज करना, नेट लॉस नेट प्रॉफिट को कहां दिखाना, कैसे प्रेजेंट करना, सब एएस बताएगा। और वो एएस को फॉलो कर करके आपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, मैंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। तो केवल इतना मुद्दा जब मैंने आपको पढ़ाया तो इससे हमको क्या समझा कि भैया ये जो एएस में लिखी हुई बातें है ना, ये कोई टाइम पास की बातें नहीं है, बस ऐसी कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। बैठो सारे भक्तों, मैं ज्ञान देता हूं तुमको। जो पहाड़ पे चढ़ता है धीरे धीरे करके मेहनत करके, वो लाला वहां जाके थक जाता है और घसर के उतरता है। ऐसा कोई काम क्या है यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं उसको, सत्संग में थोड़ी बैठे भाई, कोई बिना हाथ पैर की बात थोड़ी कर रही है। एएस बेटा यहाँ पे जो चीज बोल रहा है ना, एएस यहाँ पे जो चीज बोल रहा है वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक चीज कैसे होगी, क्या होगी, क्यों होगी, काय को होगी, उस चीज की बात कर रहा है। तो दिस इज 100% प्रैक्टिकल। कोई हमारी इम्प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे होने वाली है क्या? नहीं। तो एएस मेरे को यहाँ पे क्या दे रहा है सर, एएस ना आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है यूनिफॉर्मिटी।
यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, ये मेरे को एएस यहां पे दे रहा है। एएस क्या दे रहा है? अकाउंटिंग यूनिफॉर्म तरीके से कैसे करना, क्या करना, वो कौन बताता है? एएस। एएस एएस ये अब एएस अगर आपने पढ़ लिए, और एएस पढ़ने के बाद आप जब आर्टिकलशिप में जाते हो ना, तो आपको पता है एएस में क्या चीज लिखी है। अब आप अपने जो क्लाइंट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करोगे, और उसमें फिर आप उसको बोलेंगे, सुन ए चमन कम हियर। चमन को बोलेंगे, चमन माय डियर क्लाइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्स चीज लिखी है और तूने वाई चीज का ट्रीटमेंट कर दिया, गलत किया रे लाला, ऐसा नहीं होता। और यही एक्सपर्टीज के फिर आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, खुद के लिए नहीं, आपके बॉस के लिए, प्रिंसिपल के लिए। आपको उसमें से मिलेंगे 2,000 रुपए प्रति महीना। वाह सर वाह, हम तो बहुत अमीर बनने वाले इंटर के बाद। अरे क्रेजी, पैसों की कमी नहीं आने वाली है। मैंने रुपयों की नहीं बोला, पैसों की बोला। बहुत पैसे आएंगे बेटा। अगर 2,000 रुपए आने वाले हैं, मल्टीप्लाई इट बाय 100, इतने पैसे, पैसों की कमी नहीं रहेगी आपके पास। समझिए ये चीज, आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो यहां पे एएस पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या इसमें कोई बिना हाथ पैर की कुछ भी बातें लिखी है क्या? क्या बिना हाथ पैर की कुछ भी बातें लिखी है क्या? क्या सत्संग वाली बात है क्या? क्या जबरदस्ती की ज्ञानवर्धक बात है क्या? नहीं, ज्ञानवर्धक बातें नहीं है। आप अलग प्रकार से अकाउंटिंग करोगे, मैं अलग प्रकार से अकाउंटिंग करूंगा, तीसरा कोई व्यक्ति अलग प्रकार से अकाउंटिंग करेगा, अपन सबको एक लाइन पे लेके आएगा एएस। एएस जो बोलेगा वो आपको भी करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जो अकाउंटिंग कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, उसको यही करना पड़ेगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? हेलो 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 हेलो, एवरीबडी क्लियर विद दिस? हेलो 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 हेलो, सभी के दिमाग में बात गई, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से गई। बताओ रे, बताएंगे? यस बताएंगे। ओके, ठीक है, अच्छी, गया दिमाग में, गया दिमाग में, ठीक। ओके, एएस बोला करने का तो करने का, बिल्कुल सही बात, उसमें चिंता का विषय नहीं है। तेरे भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। अरे वाह सर वाह, जोरदार जोरदार, कोई चिंता का विषय नहीं है बेटा जीवन में। जीवन एकदम बढ़िया तरीके से चलेगी हमारी, एकदम जोरदार तरीके से चलेगी। ठीक है, यस। सर आपका स्टैनली कप नहीं दिख रहा। ए बेटा, गरीब आदमी स्टैनली में आकर कहाँ लेगा? ये 5 रुपए का कप है रे भाई। सर 5 रुपए का? हाँ, मेरे घर के बाहर से कबाड़ी वाले जा रहा था, उसके वो कबाड़ी के बोरे में मेरे को दिखा, मैंने बोला इधर ला मेरे को दे। कितने में देगा? तो बोले 5 रुपए में दूंगा। तो 5 रुपए में ले लिया मैंने उससे। श्रीनिवास इज बैक, यूनिक इज बैक. आता कसं वाटते? बरोबर वाटते. ओके ओके ओके, चलिए। तो यहां तक सभी को सारी चीजें समझी जो मैंने बोला? यहां तक सभी को, एवरीबॉडी, एवरीथिंग क्लियर? एवरीथिंग क्लियर हो गया? एवरीथिंग क्लियर? यस यस, ओके। चलो, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हमको यहाँ पे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये 5 के बाद 6 क्यों खा गए और 7 के बाद 8 क्यों खा गए? है ना, ये दो चीज भी आ रही होगी। अभी हमको ये नहीं पता कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है, बट ये सबसे पहले दिमाग में आया होगा कि भैया 5 के बाद ये 6 क्यों नहीं आया, और 7 के बाद सर यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया? ये क्या सर कुछ ऐसा आईसीआई का ऐसा वहम है क्या कि नहीं 6 नंबर का कोई एएस नहीं बनाएंगे, अनलकी नंबर है, और 6 के बाद बोले 9 नंबर का एएस नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठता है, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। वो 9 की जगह गलती से 8 खा गए। बोले नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने 6 नंबर का भी एएस बनाए थे, 8 नंबर का भी एएस बनाए थे। ये एएस में जो लिखी हुई बातें थी ना, इवेंचुअली वो दूसरे एएस में घुस गई है। ठीक है, इवेंचुअली उसको क्या किया, दूसरे एएस में कवर कर लिया। अब क्या लिखी हुई बातें थी और कौन से एएस में गया, वो जब हम एएस को डीप डाइव करेंगे, एएस की गहराई में घुसेंगे, तब जाके हमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। इसलिए अभी वो चीज में मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं। बट ये जो एएस 6 और एएस 8 था, ये पहले आया हुआ एएस है।
ठीक है, ये पहले आईसीआई के द्वारा पब्लिश किया गया था ये एएस, ठीक है, आईसीआई के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया था ये एएस। और आईसीआई ने जब एएस 6 और 8 पब्लिश किया था, फिर जो उसमें लिखी हुई बात थी वो इवेंचुअली विद टाइम दूसरे एएस में उसको मर्ज कर दिया, दूसरे एएस में उसके इफेक्ट्स चले गए, दूसरे एएस में वो ऑलरेडी कवर हो गया, इसलिए एएस 6 भी फिर हटा दिया और 8 भी फिर हटा दिया, दोनों को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, दोनों को उन्होंने यहां पे क्या किया, हटा दिया। तो ऐसा नहीं था बोले यार 6 और 8 शुभ नंबर नहीं है, हम भारत में शुभ अशुभ में बहुत विश्वास करते, तो उसको हटा दो, ऐसा नहीं था। वो दूसरे एएस में वो कंटेंट कवर हो गया इसलिए हटाए, बस दैट इज द थिंग। अब सर सबसे मेन मुद्दा कि सर इतने सारे एएस की जरूरत क्यों पड़ी। हम सर ये चीज मानते हैं कि एएस हमको बताते हैं जैसे कि सेल्स कब रिकॉग्नाइज करना, कौन सी चीज को कितने पे वैल्यू करना, क्या मेजरमेंट होना चाहिए सर, कैसे कौन सी चीज को प्रेजेंट करना और डिस्क्लोजर कैसे कैसे देना, किस किस चीज का देना, वो सारी बातें हमको एएस बताता है, जिससे हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी आती है। बट सर इतने सारे एएस की जरूरत पड़ गई, हाँ बच्चों इतने सारे एएस की जरूरत पड़ गई, सर ये तो जानलेवा चीज है। नहीं 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 नहीं, आज की क्लास में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो पेज मेरा ऊपर अभी मैंने स्किप किया उसको कर सकते। ओ लैग आ गया रे, लैग आ गया। हेलो हेलो हेलो, क्या अब मैं आ गया लाइव वापस? कैन यू गाइस सी मी लाइव नाउ? हेलो 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 हेलो। ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। सॉरी यार यारो, मोबाइल डेटा पे अपन कनेक्टेड है आज के दिन, इंटरनेट चलेगा। आज ही के दिन बैच स्टार्ट हो रही, इंटरनेट जाना था, तो आज मोबाइल डेटा पे थोड़ा सा अपन कनेक्टेड है, इसलिए वो बीच में लैग आ गया। नाउ ऑल क्लियर। जोका था बेटा, जोका नहीं था, मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड है ना, मेरे फोन पे कॉल आ गया था, मेरे फोन पे कॉल आ गया था, और वो कॉल आ गया तो मोबाइल डेटा बंद हो गया, मोबाइल डेटा बंद हो गया तो आपका लेक्चर बंद हो गया। ओके, साची जी सर आपको कुछ बातें बोलनी है, कॉलेज गए थे तो उसके बारे में। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू यू, और रोज आपको याद करती अकाउंट्स की क्लास में कॉलेज में। अरे क्या बात है, कॉलेज में आए, आई होप आपको ये ज्ञान बहुत काम आया होगा। एंड बिल्कुल अपन जब क्लास के कॉल में जूम कॉल पे मिलेंगे तो जरूर आप शेयर कर सकते हो। अब ये एएस की कहानी हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, एएस की कहानी हम जब पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या है, दिस इज हमारी एएस की कहानी। ये एएस की कहानी जब मैं यहाँ पे पढ़ता हूं तो इसमें देखो क्या चीज है, इसमें यहाँ पे क्या चीज है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतने सारे एएस है, हर एक सिचुएशन को कवर करके पूरी एक स्टोरी बनाएंगे, और उसके थ्रू हमारा पूरा एएस का सिलेबस समझेंगे कि हर एक एएस की जरूरत क्या है जीवन में, हर एक एएस की जरूरत समझेंगे, और उसके बाद वहां से आगे बढ़ के एक एक एएस को धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3.5 मंथ्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई ये क्या है, क्यों है, काय को है, आज ही आपको समझ जाएगा सबसे पहले कि हर एक एएस की जरूरत क्या थी। बट वो चीज की मैं बात करूं उसके पहले मैं आपके साथ यहां पे ये चीज बोलूंगा, ये चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफी बच्चों को इसमें जानने की इच्छा रहती है, उत्सुकता रहती है कि भैया एडवांस अकाउंटिंग की आप अगर मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरी तरफ से क्या क्या बुक्स मिलेगी वगैरह। सबसे पहले आप जब भी रजिस्टर करते हो ना, तो मैं आपको बताता हूं, वेन एवर यू फील लाइक रजिस्टरिंग यू कैन रजिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो मैं नहीं बोलता आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो, पर आप जब रजिस्टर करोगे वहां से आप लेके चलना 7 to 10 डेज में आपके घर पे बुक्स पहुंचेगी, 7 to 10 डेज में। सर नहीं ना सर, 3-4 दिन में कराओ ना सर, कुरियर पहुंचते 3-4 दिन में। बेटा पहुंच तो जाते हैं, और बच्चों के घर पे भी जाते हैं, हमारे घर से, हमारे ऑफिस से कुरियर इतने जल्दी, बट मैं 3 से 4 दिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो चौथे का 5वां दिन होता है ना, आप लोग हमारा चौथा यहाँ पे चालू करवा देते हो। सर बोले 5वें दिन हो गया मेरे घर पे बुक्स नहीं आई, आपका चौथा होगा। जिसको समझ गया वो समझ गया। अरे होता क्या है भाई, वो कुरियर ना मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो कुरियर कंपनी क्या करती कैसे करती, क्योंकि वो 2-3 जगह इधर उधर होते होते जाता है तुम्हारा पार्सल। अब कौन सी जगह पे डीले हो गया, कौन सी जगह पे काम रुक गया, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ 7 से 10 दिन में आपको ये मिलेगी हमारी तरफ से जो भी बुक्स है। अब बुक्स कौन सी मिलेगी, तो आपको 3 प्रिंटेड बुक मिलेगी और एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ठीक है, कितनी प्रिंटेड बुक, 3 प्रिंटेड और एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी।
तीन जो प्रिंटेड बुक्स है वो आपको इस प्रकार के इसके कवर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तीन कवर्स दिख रहे हैं, एक येलो, एक पर्पल, एक ऑरेंज। हाँ एकदम बढ़िया। वैसे पहली बुक का हमारा नाम क्या रहेगा सर? द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक विल बी ज्ञान बाण। ये जो बुक है ना, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा ये बुक किस प्रकार की बनी है और इसमें क्या क्या चीज है। तो जब मैं ये ज्ञान बाण बुक की बात करता हूं तो इसमें क्या है, सभी लोग देखना, इसमें ना आपका पूरा कंसेप्चुअल कवरेज रहेगा। हर एक टॉपिक के कंसेप्चुअल कवरेज ये वाली बुक में होगा। नाम ही क्या है? ज्ञान, ठीक है। यस, ज्ञान इसका नाम है। तो इसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ये बुक के अंदर का सर मटेरियल किस प्रकार से प्रेजेंटेड है, तो आप देखिए ये वाला एएस नाम सबसे पहले करेंगे। तो इसमें देखिए आपका मटेरियल जो भी आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखवाई गई है, दैट इज इन अ वेरी 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 प्रैक्टिकल एंड चार्ट ओरिएंटेड मैनर। एंड व्हाट मैनर हम बोले उसको, जो भी बोले, बहुत डायग्रामेटिकली हर एक चीज को प्रेजेंट किया है जिससे आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। आपकी पढ़ाई बहुत आसान होनी चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीजों को कवर किया गया है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऐसा काय को दिख रही है? ओके चलो, अब ये आ गया फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कोई भी चीज देख लो यहाँ पे, हर एक चीज जो मैं यहाँ पे इस बुक में आपको प्रेजेंट करूंगा दैट विल बी इन अ मैनर आपको पढ़ने में वो बहुत ज्यादा इजी जाए। मेरी बुक में आपको कोई भी चीज ना ऐसे नहीं दिखेगी जो नॉर्मल टेक्स्ट 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 ऐसा है जो पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत जाए, भाई कितना सारा पढ़ रहे पर समझ कुछ नहीं रहा। तो वैसा आपको मेरी बुक में कोई भी चीज के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में नहीं मिलेगा। ये जैसे AS1 यहाँ पे आ गया, तो AS1 का देखो, AS1 की चीजें मेरे को जो भी चीज आपको समझानी है, हर एक चीज को, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको समझाने थे, तो 4 पॉइंट्स को अलग अलग प्रकार से लिखा, हर एक चीज में उसकी डिटेल्स डाली। यस, मेरे को कोई एग्जांपल आपको समझाना था तो एग्जांपल पूरा प्रैक्टिकली आपको बताया। नेक्स्ट एक टॉपिक समझाना था तो उसको पूरा डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे समझाना हो, एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड वेरी यूनिक प्रेजेंटेशन से ये पूरी ज्ञानबाण बुक जो है वो आपकी बनी है। रिसीव भी हो गई, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग, वेरी हैप्पी फॉर यू, राइट। तो जो लोग को रिसीव हो गई वो लोग यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं कि ये बुक बहुत अलग प्रकार से मैंने आपकी बनाई है। हर एक चीज का इसमें ज्ञान की चीजें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सर, ज्ञान तो हमको मिल गया बट एग्जाम में ज्ञान देके नहीं आना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन खजाना बुक। ये जो क्वेश्चन खजाना बुक है, इसमें ये ज्ञानवर्धक जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे ज्ञानवर्धक टॉपिक के क्वेश्चंस हमारी क्वेश्चन खजाना बुक में रहेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ज्ञानबान में भी मिल जाएंगे, मैंने जानबूझ के उसमें डाले हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर इन दिस बुक कॉल्ड द क्वेश्चंस खजाना। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं आप यहां पे देख भी सकते हैं, मैंने ICI-SM के किए हैं, RTP MTP के किए, अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी यहां पे कवर किए हैं। तो ICI-SM कवर्ड है, RTP MTP कवर्ड है, अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर, ठीक है। ये करके जाते हो एग्जाम में तो मैं आपको बोलता हूं कि आपके 75-80 मार्क्स अगर यही कर लिए तो आपके लिए आ जाता है। बट केवल इतना नहीं, मैं आपको और मटेरियल दूंगा। और एक हमारी चीज यहां पे आती है जो होता है सर हमारा MCQ गीता, जिसमें से हम क्या करते हैं, हमारे MCQs को पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पे MCQs हमारे पूरे दिए हुए हैं, और ये MCQs जो है ICI ने आज तक आपके लिए जितने भी MCQs लेकर आए हैं, ICI ने अपने स्टडी मटेरियल में दिए। ICI ने फिर उसको कहां दिया है, उनकी एक केस स्टडीज की बुकलेट है, केस बेस्ड MCQs वाली बुकलेट है, उसमें जो दिए है इंपॉर्टेंट RTP MTPs के MCQs मैंने सब इसमें कवर करके रखे, सब इसमें कवर करके रखे कि भैया ये एक बुक अगर आप पढ़ लो तो आपके MCQs पूरे यहां पे कवर हो जाए, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन खजाना में क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, यस यस यस, ऑब्वियसली क्वेश्चन के साथ इसमें आंसर भी मैंने आपको प्रेजेंट किए, क्वेश्चंस के साथ इसमें आंसर्स भी है। ये हो गई 3 प्रिंटेड बुक्स, ये 3 प्रिंटेड बुक्स का सेट आपके घर पे आएगा। यस, ये हो गई हमारी क्या 3 प्रिंटेड बुक्स जो आपको मिलेगी। और उसके बाद हमारा क्या आता है, एक आता है सॉफ्ट कॉपी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये सॉफ्ट कॉपी किस चीज की है, ये भी क्वेश्चंस की ही सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड क्वेश्चन के साथ ऑब्वियसली उसके आंसर भी इसमें रहेंगे। ये आपका DPQ रहेगा, DPQ। नाउ व्हाट इज DPQ? DPQ मतलब सर हमारा होता है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब क्या बच्चों, मतलब उसका सिंपल भाषा में यह है कि आप लोग यहां पे क्लास में से फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई एक AS पढ़े, AS5। अब AS5 जैसे ही आपका क्लास में खत्म हुआ, आप क्या करोगे, वही AS अब घर पे ये DPQ से सॉल्व करोगे, DPQ से सॉल्व करोगे। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। सर किसने सॉल्व करना चाहिए? सर जो बच्चे का टारगेट AIR का है, जो बच्चे का टारगेट यहाँ पे 85 प्लस जाने का है, जो बच्चे का टारगेट 90 प्लस जाने का है, जो बच्चे का टारगेट हमारे रैंकर्स अवार्ड में आने का है, बेटा आपने करना ही चाहिए, आपने करना ही चाहिए।
सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर हम सॉल्व नहीं करें तो भी हम पास हो जाते? बेटा मैं आपको ये तो बोलता हूं कि ये जो बुक है, दिस कवर्स एवरीथिंग, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। बट इसमें मैंने बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरे को लगता है बच्चे ने ये वापस करना ही करना चाहिए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सब मैंने इसमें भी डाले हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन खजाना और ये जो डीपीक्यू है, दोनों की अगर हम कॉम्बिनेशन यहां पे ले लेना, तो योर प्रिपरेशन गोज टू ऑल टुगेदर न्यू लेवल, राइट। और आपका जो कॉन्फिडेंस बनेगा, कमांड बनेगा सब्जेक्ट में, वो बहुत कहर बनेगा, बहुत मजा आएगा आपको खुद को अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते टाइम कि भैया बहुत क्रेजी मैं पढ़ाई करके आया हूं, राइट। तो ऐसी मेरी तरफ से आपको 4 बुक्स प्रोवाइड होगी, 3 प्रिंटेड और एक बुक आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। यस। अब यहां पे इसके बाद क्या चीज है, अब सर हम लोग क्लास में कौन सी चीज को कैसे सॉल्व करने वाले, तो जब मैं आपके साथ क्लास में बात करूं तो उसके बारे में हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अब सर आप जैसे हमको बुक दे रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स वाली भी बुक दे रहे हो जिसका नाम है ज्ञानबान, तो वही बुक में से आप क्या सारी चीजें रीड करते रहोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, से फॉर एग्जांपल क्या चीज, ये AS1 मैंने आपको दिखाया, तो AS1 में यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, तो क्या मैं क्लास में बैठकर आपको ऐसी पीछे टेक के आपको बोलूंगा बेटा इसमें ऐसा है, गोइंग कंसर्न, फिर दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, और तीसरी चीज अक्रूवल, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म आ जाता है CAG, बेटा ये याद रख ले। अक्रूवल में क्या है वो तो तूने फाउंडेशन में पढ़ा है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि इनकम और एक्सपेंस जब अक्रू और इनकर होते तब उसको लिखने का, कैश के लिए रुकने का नहीं। कंसिस्टेंसी, सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली। गोइंग कंसर्न की भैया हम कभी भी अकाउंटिंग करते तो यही अज्यूम करके करते कि कोई भी एंटरप्राइज एक गोइंग कंसर्न है और वो फोर्सिएबल फ्यूचर में गोइंग कंसर्न रहेगी, इट डजंट हैव द नीड नॉर द इंटेंशन टू क्लोज इट्स ऑपरेशन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये तो तेरे को समझ गया, इजी भाषा है, तो क्या ऐसे बोल बोल के पढ़ाने वाला हूं क्या? नहीं, भले सारी चीजें आपकी यहां पे लिखी हुई है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर लाला, बट एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, बट हर एक चीज को हम क्लास में लिखेंगे, जो भी चीज हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, एवरीथिंग विल बी हैंड रिटन। क्वेश्चंस जो करेंगे उसकी प्रैक्टिस भी पूरी हैंड रिटन होगी, कंसेप्ट की प्रैक्टिस भी यहां पे हैंड रिटन होगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि सर ने केवल हमको बुक दे दी तो बुक से बस अब ओरली टिक्के 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 मार के सर हमको सब पढ़ा देंगे, नहीं। बुक भी है आपके पास आपके समझने के लिए, और साथ ही साथ आपके हैंड रिटन नोट्स भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके जब पढ़ेंगे ना बेटा, तो ये क्लास खत्म होते होते, ये 3.5 मंथ्स की बैच खत्म होते होते हम क्रेजी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, क्रेजी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, और हमारा सिलेबस यहाँ पे होगा कवर, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे होने वाली है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज, अब सर हम किसी दिन अगर क्लास में आपके साथ बैठ के कोई चीज समझ रहे, समझते समझते क्या हुआ सर, हम बहुत उसमें मग्न हो गए और हम हाथ से हमारे नोट्स बना नहीं पाए, जैसे आपने बोला हैंड रिटन, तो सर अब उस दिन के तो हैंड रिटन नोट्स हमारे छूट जाएंगे। तो उसमें भी चिंता का विषय नहीं, मैं जितनी चीजें यहां पे आपको लिखवाते जाऊंगा, एवरीथिंग दैट आई राइट विल बी अपलोडेड इन द ट्रैकर, जो भी मैं लिखा वो ट्रैकर में अपलोड होते जाएगा। मैंने अगर आज की क्लास, आज डे 1 की क्लास में मैंने 5 पेजेस लिखे, 5 पेजेस आपके ट्रैकर में अपलोड हो जाएंगे। सर ट्रैकर क्या चीज होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, मेरे को केवल 1 सेकंड का समय देना, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको यहाँ पे क्या ट्रैकर दिखा देता हूं। सर ट्रैकर दिखा दो, ये आ गया आपके सामने यहाँ पे ट्रैकर, ओके। देखिए ट्रैकर की जब मैं बात करूं तो ये लास्ट बैच का ट्रैकर है, जो ऑब्वियसली मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अभी इस बैच का ट्रैकर खाली है। वाओ, यस अमेजिंग, क्या ज्ञान दिया सर आपने। तो ये जनवरी 26 वाली बैच का ट्रैकर है, जिसमें आप देखोगे सारे सीरियल नंबर ऑफ द लेक्चर्स, डेट कौन सी डेट पे हुए थे और यहाँ पे क्या टॉपिक हुआ था, टॉपिक में उस दिन की क्लास में क्या चीज कवर हुई थी, और उसके बाद आपके क्लास नोट्स यहीं पे अटैच करके आपको मिल जाएंगे। और पहले 10 लेक्चर्स में आप देखोगे यहाँ पे लेक्चर के लिंक भी है, उसके बाद जैसे हम क्लास में चले जाते हैं उसके बाद वो लिंक अपलोड होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू इन दिस ट्रैकर, ये ट्रैकर के थ्रू आपकी सारी चीजें यहाँ पे बहुत बड़ी बढ़िया तरीके से हो जाती है। अब ट्रैकर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देखिए। नाउ से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई एक एक्स कॉन्सेप्ट में डाउट है, आपको ये क्वालिफाइंग असेट वाले कंसेप्ट में डाउट है, और ये आप रिवाइज करने कब बैठे हो, आपने यहाँ पे लेक्चर 24 हुआ तब पढ़े, और उसके बाद 34 लेक्चर जब हुआ तब रिवाइज करने बैठे, और उस दिन आपको समझा भाई मेरे को क्वालिफाइंग असेट में डाउट आ रहा है। तो अब आप ये वाला टॉपिक, ये AS16 है, AS16 के 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, उसमें से कौन सा लेक्चर देखना है, तो ट्रैकर में जाके देख लेने का कि सर ने क्वालिफाइंग असेट कौन सी चीज में कराया था। ये AS16 का लेक्चर अगर 2 है, से फॉर एग्जांपल लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 सीधा खोलने का और उसमें देख लेने का, और उसमें भी आपको समझ जाएगा कि उसके पहले सर ने क्या पढ़ाया था, व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट, और सेकंड टॉपिक पढ़ाया था क्वालिफाइंग असेट। सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प थिंग्स इन अ क्विक मैनर, टाइम वेस्टेज आपका बहुत कम होता है इसमें,
ओके। और ये ट्रैकर में मैं केवल आपको यहां पे आपके लाइव क्लास की जो नोट्स वगैरह है वो चीज देने के साथ साथ और क्या करता हूं, देखो मित्रों, यहां पे आपने रिवीजन कौन सी चीज से करना है उसके मैंने यहां पे पूरे लेक्चर्स भी डाल के रख दूंगा। ठीक है, कहां से रिवीजन करना है किस चीज का वो सारी चीजें डाल दूंगा। एएस का रिवीजन जो यूट्यूब का है कौन से लेक्चर में से करना, क्यों, क्योंकि मेरे ना यूट्यूब पे हर एक टॉपिक के अब 10-10 20-20 लेक्चर हो गए। आपने कौन सा वाला देखना है जो आपके लिए सबसे बेस्ट लेक्चर है वो मैं यहां पे डाल के रख दूंगा। ठीक है, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में सबका जो बेस्ट लेक्चर है जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, एवरीथिंग विल बी गिवन ओवर हियर, उसमें से जाके पढ़ लेने का। तो ये आपका ना ट्रैकर जो है पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। ये देखो पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए। तो आपको यहां पे सारी डिटेल्स कहां पे मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी ट्रैकर में। अब सर ये ट्रैकर की लिंक हमको लगेगी, सर ट्रैकर की लिंक कब दोगे, जब हम लोग ऐप पे स्विच हो जाएंगे। अरे सर तो अभी पहले 5-6 दिन का हम क्या करें, 5-6 दिन तो धोखा मिल गया ना हमको। नहीं, 5-6 दिन के जितने भी नोट्स है, फर्स्ट 5 डेज नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, चाहे आप रजिस्टर किए नहीं किए जो भी हो। ये सबसे पहले जाके इसको स्कैन कर लो, इसमें रोज के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। आज की क्लास में जो मैं एएस पढ़ाने वाला हूं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है उसमें, तो आप जाके यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैनल की लिंक है, यहां पे तुरंत इसको स्कैन कर लो, ज्वाइन कर लो और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, नाउ दिस टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सर व्हाई इज दिस यूजफुल, इसमें तो क्या केवल आप चीजें अपलोड करोगे ना, नहीं, आपका ये जो है ना यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह, ये एमसीक्यू वगैरह की मैं डेली प्रैक्टिस भी उसमें लेते रहता हूं, डेली प्रैक्टिस भी उसमें लेते रहता हूं। रोज के दो 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 करके एमसीक्यू उसमें आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। फाउंडेशन वाले जो थे उनको पता होगा, उनके रोज के ट्रू एंड फॉल्स होते थे। इंटर वालों आपके रोज के एमसीक्यू भी उसमें होंगे। एंड एवरी संडे आपका वहां पे एक एक केस स्टडी प्रैक्टिस होता है, एक एक केस स्टडी प्रैक्टिस होता है। ठीक है, फिर मैं अपने थॉट्स वगैरह सब उसमें शेयर करते रहता हूं, मेरे को जो लगता है आपने कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ये चीज है। तो पहले 5 दिन के आपके नोट्स कहां पे जाएंगे, पहले 5 दिन के नोट्स ये टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। अभी भी जो मैं लिख रहा हूं ना ये वाले नोट्स भी मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, इसको यहां से स्कैन कर लो, स्कैन करके आप तुरंत के तुरंत उसमें ज्वाइन हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट चीज अब यहां पे आती है सर, अब जैसे हमने यहां पे कोई भी एक टॉपिक खत्म किया, अब से फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक कौन सा पढ़ाया, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे ही वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होगा उसके हम यहाँ पे हैंड रिटन समरी चार्ट्स बनाएंगे क्लास में। समरी चार्ट यहाँ पे बैठ के मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखोगे, साथ में बैठ के लिख 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 करते रहेंगे और पूरा समरी चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। सर क्या बात कर रहे हो, समरी चार्ट क्लास में बनते हैं? हाँ बच्चों क्लास में बनते हैं हमारे यहाँ पे तो समरी चार्ट। ओके सर कैसे बनते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। कहाँ गया भाई पेज, कहां से दिखेगा मेरे को, एक आध समरी चार्ट भी आपको दिखाता हूं ना, देखोगे तो मजा आएगी आपको कि हम कैसे सारी चीजों के समरी चार्ट बनाते हैं। सर ये समरी चार्ट, सर ये सब ठीक है, ये सब बचपन में होती है चीजें, सर अब हम बड़े हो गए, हमको थोड़ी ये सारी चीजों की जरूरत है। अरे 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 बेटा 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 बेटा, ऐसा नहीं सोचना। ये देखो आगे आपके सामने एक समरी चार्ट AS10 का, ये AS10 का समरी चार्ट मैंने बनाया। अब ये जो समरी चार्ट है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बच्चे एग्जाम के पहले और कुछ नहीं पढ़ते। एग्जाम के पहले जो फाइनल 2-3 दिन रहता है ना, बच्चे वो पूरा पूरा अपना कॉपी रजिस्टर उसको ताला मार के चाबी फेंक देते तालाब में, और ये समरी चार्ट्स को लेके खाली पढ़ते रहते। क्योंकि इससे क्या होता है आगे जाके आपका जब सेकेंड थर्ड रिवीजन चलते रहेगा ना, ये आपका 20 मिनट्स में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देगा। ये जो कॉन्सेप्ट है 20 मिनट्स में, और फिर उसके बाद आप केवल जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्वेश्चन 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 प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यस। तो यहां पे हम यहां पे समरी चार्ट्स बनाते रहेंगे, राइट, आफ्टर एवरी टॉपिक, आफ्टर एवरी टॉपिक हम उसका समरी चार्ट बनाएंगे और बढ़िया तरीके से वो समरी चार्ट, और देखो कितना सिस्टमैटिकली यहां पे बना है। अब इसमें से पढ़ने में आपको चीजें लास्ट में कितनी आसान हो जाएगी, क्यों आसान होगी, सबसे पहले आपने क्या किया, ये चीज को क्लास में मेरे साथ पढ़ते पढ़ते डिटेल में लिखा, डिटेल में लिखा, फिर उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, टॉपिक खत्म, अब उसका समरी चार्ट बना रहे। भाई दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज पूरा दिमाग में बैठ जाएगी, एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, पूरा एक एक चीज दिमाग में ऐसे खलनायक तरीके से आपका बैठेंगे ना, आप बोलोगे भाई अब मैं आर्टिकल नहीं, सीधा मैं प्रिंसिपल का बॉस बन जाऊंगा। जिस प्रिंसिपल के अंदर तुम आर्टिकल चिप लोगे ना उसके बॉस बनने के ख्वाब देखने लगोगे आप। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज क्या है सर, डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग का सबसे जोरदार तरीका मैंने यहां पे निकाला। पहले मैं रुका हुआ था भाई, हमारा ऐप जो है इस लेवल का, इस कदर का मेरा ऐप बन जाए कि
मैं क्या करूं, मैं अपने ऐप के अंदर ही बच्चों को ऑन कॉल लेके डाउट सॉल्व करूं, पर वो ऐप वैसा बन नहीं पा रहा, सॉरी बच्चों। वैसे बहुत अच्छा ऐप है हमारा, हाँ हमारा जो यूसीए 2.0 ऐप है भाई, बहुत जोरदार है, अच्छा ऐप है, अच्छा ऐप है, जिन्होंने यूज किया उनको पता है अच्छा ऐप है, गुड ऐप। बट उसमें वो कॉलिंग का फीचर अभी तक आया नहीं है। अरे यार, तो ये बताई भी काय को सर, जो फीचर होते वो दिखाने पड़ते पहली क्लास में, जो नहीं होते वो नहीं बताने पड़ते। आपको इतना भी बेसिक मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है क्या सर? अरे अरे अरे, रुको जरा, सबर करो। मैं क्लास में क्या करता हूं, जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़े हुए, दे विल वाउच फॉर दिस, दे नो। मैं आपके साथ जूम कॉल, गूगल मीट पे रोज आपके डाउट सॉल्व करूंगा लाइव क्लास के अंदर। तो यहां पे अब सर क्या क्लास के साथ साथ वो चीज भी हो पाती है? अरे 100% हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या चीज है, आपको ऑडियो नहीं, इफ यू वांट अ वीडियो कॉल यू कैन डू अ वीडियो कॉल ऑल्सो। मैंने अपने एप्लीकेशन वाले को बोला तेरा कॉल का फीचर, तेरा नहीं, यहाँ पे जेब नहीं है, समझ लो यहाँ पे जेब है, मैंने बोला जेब खींच, उसमें भर के रख ले, मेरे को जरूरत नहीं। मेरे को समझ गया लाइव क्लास में जूम कैसे जोड़ने का और बच्चों को उसमें कॉलिंग पे कैसे ले लेने का। मेरे को कोई चिंता का विषय नहीं, जूम कॉल, गूगल मीट जो बोलो उस पे हम लोग रोज की क्लास में कॉलिंग करते रहेंगे और आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे, जोरदार तरीके से, मजा आती रहेगी। ओके, यस, गया दिमाग में, गया दिमाग में, ठीक है। फाउंडेशन वाले जो बच्चे उनको पता है कि हाँ सर हम ये चीज फाउंडेशन में भी करते थे तो यहां पे भी करेंगे, ठीक है, यस। और वो जब हम मीट वगैरह पे मिलेंगे, जूम पे मिलेंगे, तो अच्छा रोस्टिंग सेशन भी थोड़ा बहुत होते रहेगा, ठीक है। आप भी मेरे को रोस्ट करना, नहीं ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा, आप कम, मैं टीचर ना, मेरे को ज्यादा करने देना, ओके, हाँ ओके, चल ठीक है, ओके चलिए चलिए। ओके चलो। तो अब इसके बाद क्या है, ये मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास किस प्रकार होगी, आपके क्लास में रोज कैसे क्या चीजें होगी, कैसे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो, यहां पे किसी को अभी तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट चीज देखो, डाउट सर यहाँ पे ना कमेंट्स में भी तो हम पूछ सकते हैं, हाँ कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कमेंट्स में डाउट कैसे पूछने का, कमेंट्स में डाउट कब पूछने का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूं, समझा रहा हूं ना, तब नहीं पूछने का, नो, क्योंकि तब तो मैं समझा रहा हूं, तब मेरा ध्यान समझाने पे, आपके कमेंट पे नहीं है। आपका कमेंट ना, ये देखो, ये मेरे कैमरा पे नजर, आपका कमेंट आता है यहां से, इस एंगल में, इस एंगल में नीचू। तो मैं जब समझा रहा हूं, मेरा नजर वहां नीचू में नहीं रहता है, और नजर गई तो भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ध्यान है आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाने पे। तो आप जब तब अगर कोई डाउट का कमेंट लिखोगे ना, उड़ जाएगा वो, फिर ऐसे ऊपर 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 चले जाएगा। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, देखा क्या सुर लग रहे हैं मेरे, वैसा हो जाएगा आपके डाउट के साथ। तो जब मैं कोई कॉन्सेप्ट खत्म करूं, उसके बाद यहां पे कमेंट लिखना चालू करने का, अगर आपको कोई डाउट हो तो। नहीं तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पूछ रहा हूं समझा क्या, तो यस 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 वैसी चीजें लिखने का, उसमें दिक्कत नहीं। बट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट दैट यू वांट टू आस्क, आस्क इट व्हेन आई स्टॉप स्पीकिंग। ये चीज क्लियर सभी को? ओके, ओके। सर अरिजीत को आपने ही तो क्लास दी थी। हाँ बेटा, उसको सिंगिंग क्लास मैंने ही दी थी। उस दिन उसने मेरे को बोला भाई आज से मैं भी सिंगिंग छोड़ रहा हूं, चल तेरे साथ सीए ही करूंगा। सिंगिंग विंगिंग छोड़, बोले मोह माया है, आज से दोनों भाई सीए में करेंगे तबाही। वैसा था। मेरी टाइसन बैच के भी बच्चे आए यहाँ पे, क्या बात है। ओके चलो चलो चलो। अब नेक्स्ट चीज, नोटबुक कितनी बनानी है। नोटबुक मैं आपको बोलूंगा 2 नोटबुक बनानी है, एक तो जो मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं उसके लिए, दूसरी चीज हमारे समरी चार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी तक ये पिछले बैच में मैं नहीं बोलता था समरी चार्ट्स के लिए, अब मैं बोलता हूं समरी चार्ट्स की एक पूरी अलग से नोटबुक बने। छोटी सी नोटबुक बनाने का, जो हमारी नॉर्मल 200-250 पेज की जो बुक आती ना वैसा। ये एकदम ऐसे जज्बाती नहीं हो जाने का, सर मैं आज जाके 10,000 पेज की एक कॉपी लेके आता हूँ, हाँ रजिस्टर लेके आऊंगा 10,000, सर ये इतना मोटा रजिस्टर है, वो उसका पहला पन्ना वहां से खोलूंगे कैसे, लिखूंगे कैसे, मेरे को नहीं पता। तो इसलिए ऐसा जज्बाती नहीं होने का, 200-250 पेज की बुक बनाने का, खत्म हो गया तो दूसरी बनाने का। पर बेसिकली अगर मैं बाइफरकेट करूँ ना, बाइफरकेट करूँ हमारे कोर्स को, तो एक हमारा नॉर्मल, मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसके कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के लिए एक चीज,
कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के लिए हम एक रजिस्टर बनाएंगे, यस दिस इज वन रजिस्टर। समरी चार्ट के लिए हम दूसरा रजिस्टर बनाएंगे, समरी के लिए, समरी चार्ट्स वगैरह के लिए हमारा दूसरा रजिस्टर बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ऐसे हमको दो रजिस्टर बनाने, ज्यादा की हमको कोई मोह माया करनी नहीं है। और आपको एक और चीज बोलूं, चलो एक और अगर आपको करना हो तो एकदम पतला सा रजिस्टर टेस्ट के लिए बनाने का। सर टेस्ट, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मेरे 2-3 टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होंगे, फॉर एवरी 2 और 3 टॉपिक्स दैट आई फिनिश, हम लोग ना एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट। अब सर ये टेस्ट कौन सी रहेगी, तो नॉन इवैल्यूएटेड, मतलब सर थोड़ा आसान भाषा में बोलो ना, चेक नहीं होंगी, टिक्के नहीं लगेंगे उसमें। ये टेस्ट होगी आपकी डिस्को। अरे सर आप बैठ के चेक क्यों नहीं करते? बेटा अगर मैं बैठ के चेक करने लग गया ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और पढ़ाना है तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जब सिलेबस खत्म होता है, आपका जब सिलेबस होता है ओवर, तो उसके बाद आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट अलग से होती है। इवैल्यूएटेड में आपकी 50 मार्क्स की 2 टेस्ट होती है और उसमें 100 मार्क्स की आपकी 2 टेस्ट अलग से होती है, जो चेक होके आपको मिलेगी, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टीम है हमारे पास। यहां पे ये टेस्ट पेपर पूरे मैं बना रहा हूं, ये वाले टेस्ट पेपर खुद मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये कोई नहीं बना रहा है, मैं बना रहा हूं। आपके साथ आपकी टेस्ट होगी, टेस्ट होने के बाद तुरंत अगले दिन पे वो डिस्कस पूरे डिटेल में इन डेप्थ करूंगा मैं केवल उसको एक एक बैठ के चेक नहीं कर पाऊंगा, बट इन डेप्थ बैठ के उसको डिस्कस आपके साथ जरूर करूंगा, जिससे आपको ये समझेगा मैं कहां सही हूं कहां गलत हूं। जो आपने टेस्ट दिया है वो आपके सामने आपका हैंड रिटन पेपर है, आपको किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। किसको बताना है कि भैया मैं पास हुआ ये टेस्ट में, फेल हुआ ये टेस्ट में, मेरे को 20 में से 20 है या 20 में से 5 है, आपको खुद को समझना जरूरी है। तो उसमें और वो मेच्योरिटी है यार इस एज में, आप में मेरे में दोनों में, कि अगर 20 में से 5 आ रहे तो मैं उसको गलत को सही करके 15 तो नहीं दिखाने वाला, ठीक है, यस। तो यहां पे यही चीज है कि ये 2-3 टॉपिक हमारे जैसे भी खत्म होंगे ना, से फॉर एग्जांपल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे हुए, मैं उस पर टेस्ट अनाउंस करूंगा, टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए आपको 4-5 दिन दूंगा, एक हफ्ता दूंगा, जैसे भी, ठीक है। और उसका फिर टेस्ट जैसे ही हुआ, नेक्स्ट डे पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन बहुत डेप्थ में होगा तो आपको सारी चीजें यहां पे समझ जाएगी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं यहां पे चिली चिकन, वीगन चिकन, वैसा नहीं बनने का। वीगन चिकन क्या होता है, जो क्लास में आके क्या करता है, जो क्लास में आके यहाँ पे स्पैम करता है। स्पैम करने से पता है एक मैजिक होता है, देखो अभी आपको मैजिक दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, मैजिक दिखेगा इन 3, 2, 1 गो, मैजिक हो। तो ऐसा वीगन चिकन बनोगे ना तुम, यस, तो ऐसा थोड़ा सा मैजिक हो जाता है हमारी क्लास में। तो ये मैजिक नहीं होने देने का, राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये हमारे क्लास का पूरा मैंने आपको सिस्टम बता दिया, क्या होगा कैसा होगा। किसी को अब यहाँ पे कोई भी चीज का डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स विद व्हाट आई जस्ट टोल्ड ओवर हियर, प्लीज 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 डू लेट मी नो। बहती हवा सा थाओ। ओके। और हाँ, एक एक चीज मेरे को एड्रेस करनी जरूरी है, मेरे को एक बच्चे का आया, सर आपने बोला था आप 1999 में एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ाने वाले हो, मैंने आपका पोस्ट देखा, आपके चैनल पे वीडियो भी देखी। बेटा उसमें मैंने बोला हुआ है मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मतलब जो फास्ट ट्रैक बैच जिसको बोलते हैं, वो 1999 में ऑफर कर रहा हूं, और वो भी 4 टॉपिक, वो भी 4 टॉपिक। ये वाली बैच 1999 में नहीं है, ठीक है, ये वाली बैच 1999 में नहीं है, नो नॉट दिस बैच। ओके भाई, घर चलाना है, खर्चे निकालना है, मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है जो पैसे डाल के बैठा है, जेब के पैसे लगे रहे भाई। ओके चलो, तो अब किसी को कोई डाउट नहीं, तो यहां से अब आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चीज क्या है, एवरीबडी प्लीज फोकस। लेट्स स्टार्ट विथ ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के साथ स्टार्ट करें, उसके लिए सभी लोग तैयार हैं? हेलो, हेलो सर, हमारे टाइम और सस्ता करना। आपको एक काम करता हूं ना, 4 रुपए में आपको 1999 टॉपिक्स दे दूंगा, आप बोलो ना 4 रुपए में 1999 टॉपिक्स पढ़ लेना आप, ठीक है, ये कर दूंगा आपके लिए। ओके यस, पढ़ लेना बस। सर 10K वाली बैच में डिस्काउंट, 10K की कोई मेरी बैच ही नहीं है रे भाई, 9K का प्राइस है, 9K में भी वो 5% तो हमेशा ही चॉप हो जाता, वो 5% ऑफ हो जाता, तो उसके बाद तुमको जो प्राइस पड़ता हो उसमें से 450 रुपए तो वैसे ही माइनस हो जाता। सर लाइव क्लास में वीडियो को बैक और पॉज कर सकते हैं क्या? शायद फाउंडेशन वाले बताओ कर सकते हैं क्या, मेरे को ध्यान नहीं है ये फीचर।
शायद कर सकते, जितना मेरे को लग रहा है शायद कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट शायद। ओके, यस सर, बेस्ट ऑफर है, लॉक कर दिया जाए। सर बेस्ट हो जाएगा, ये सही है सर। किसी को ये दया नहीं आ रही इस गरीब आदमी को देख के कि नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत करो। हमारे टाइम पे सर आप क्या करना, 9999 में बच्चों को 4 टॉपिक पढ़ने का ऑप्शन देना, क्योंकि सर आपका घर चलना चाहिए सर, इसी से आपका घर चलता है सर। ऐसा किसी ने नहीं सोचा सर। नहीं सर, सूखी रोटी मत खाओ सर, बटर लगा के नान खाओ, उसमें गार्लिक भी ऐड करवाओ। सर आलू कब तक खाओगे सर, पनीर खाओ, पनीर खाओ, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। ओके चल, यही यही इस दुनिया की यही बस बुरी बात है। चल, आपकी जैसी गरीबी सबको दे। अरे सर, वैसे भी लॉस में जाना, वही तो समझो। समझो, आपको लग रहा क्या ये इतना पढ़ा के आपको क्या बहुत पैसे आ रहे हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं आता है, सब खर्चे में निकल जाता है। यस श्रीनिवास, बिल्कुल। ओके, अब देखो, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में क्या चीज है, एक बार हम ओवरव्यू करेंगे कि हमको एग्जाम में कौन सी चीज कैसे आने वाली है। सर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। These 27 accounting standards will be asked in the exam for 60 to 65 marks. ओके सर, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 से 65 मार्क के लिए आएंगे और चैप्टर्स हमको आएंगे बचे हुए मार्क्स के लिए। दोनों मिला के 100 मार्क का हमारा पेपर बन जाएगा। ओके, ये 100 मार्क में से 30 मार्क्स के हमको आएंगे एमसीक्यूज। 30 मार्क्स के मेरे को एमसीक्यूज आएंगे और बचा हुआ आएगा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। एमसीक्यूज में भी आपके केस सिनारियो वाले एमसीक्यूज आपको 2 आएंगे। 2 एमसीक्यूज में दोनों में 4-4 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन इसमें होंगे। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा समझ लो कि आपको केस सिनारियो में 16 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे और बाकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चन वाले 14 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे, 14 मार्क के। ठीक है, तो यहां पे 8 एमसीक्यू हो गए और यहां पे 7 एमसीक्यू, तो टोटल अगर आप देख लेते हो तो आपको 15 एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे। 15 में से क्या हो गया, 15 में से 8 एमसीक्यूज आपको रहेंगे जो केस, पूरा आपको केस स्टडी दिया रहेगा उसके बेसिस पे रहेंगे। 2 केस स्टडी, हर एक में 4-4 एमसीक्यू, टोटल 8, और 7 इंडिविजुअल इंडिविजुअल छोटे छोटे एमसीक्यू आपको रहेंगे 2-2 मार्क के। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा 70 मार्क्स का रहेगा। इसमें अब कुछ चीजें मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूं, कौन से चैप्टर पक्का पक्का आने ही है। अब जब मैं 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपको बोलता हूं ना बेटा, तो यहां पे सबसे पहले कौन सी चीज मेरे को आनी है, आपको 14 मार्क्स के लिए, 14 मार्क्स के लिए यहां पे आएगा कंसोलिडेशन। ये लिख लेना, अभी भले क्या है आपको नहीं पता हो, बट कंसोलिडेशन करके हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, राइट। एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 14 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में आता है। 14 मार्क्स का आपको यहां पे आएगा अमेलगमेशन, AS 14 है ये, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। ये भी आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, AS 14 हर बार आता है। फिर आपको 7 मार्क्स के लिए आता है यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको 7 मार्क्स के लिए आता ही आता है, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कुछ बच्चों ने इसको 12th वगैरह में भी पढ़े होंगे, भले ही समझा नहीं होगा वो दूसरी बात है, पढ़े जरूर होंगे। इसके बाद एक जो मेरे को हर एग्जाम में आता ही आता है, वो है 6 मार्क्स के लिए मेरा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग की जब मैं बात करूं, ये 6 मार्क्स के लिए आता है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल चैप्टर। ठीक है, तो कितने मार्क्स हो गए, 14, 14, 28, 35 एंड 41। 4 चीजों में से ही आप 40 मार्क आपके बना लोगे। 4 चीजों में से आपके 40 मार्क तो यहां पे बन गए। इसके बाद अगर मैं यहां पे बोलूं, आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि 7 to 8 मार्क्स के लिए आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जो अर्ली बर्ड वालों ने कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अर्ली बर्ड वालों का ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला हमारा क्वेश्चन है 8 to 10 मार्क्स की, अगर मैं यहां पे बात करूं, वो हो जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इतने टॉपिक्स ही अगर मैं एग्जाम में पढ़ के जाता हूं, अगर मैं केवल इतने से टॉपिक्स एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा ना, मेरा 60 मार्क का सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, कभी कभी क्लास में बता देना किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। नालायको, इस चीज की कोई मेरे से टिप्स मांगते मत रहना, राइट। मैं आपको बहुत सारा अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते अकाउंट से रिलेटेड वाला ज्ञान दूंगा स्टॉक मार्केट का, बट ये उसका मतलब ये नहीं आप मेरे को इंस्टा पे मैं सर मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं,
वो मेरे से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे ये देखो 14 14 28 35 41 41 प्लस 8 अगर ले लो 49 एंड ये लगभग एक अप्रोक्सीमेट ले लो तो 55 56 मार्क्स का सिलेबस आपको केवल इतने में से आएगा, केवल इतने में से आएगा। ये चीज गई सबके दिमाग में एवरीबडी। अच्छा एक और चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैं यहाँ पे लिखने ही भूल गया, तो लगभग यहाँ पे लिख लो 8 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शेड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 इसमें से आपको आएगा। तो ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इतनी चीज तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज है, इतनी चीज हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज है। सर आपने तो पेपर लीक कर दिया, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, या ऐसा मेरे को ये नहीं है कि भैया इसमें से आ सकता हूं, 1 मिनट का मेरे को समय देना, मैं आपको ये चीज बता भी देता हूं। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बोल रहा हूं पूरी चीज। बेटा जब आपको कोई भी चीज पढ़ानी हो ना तो उसका एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो कोई भी चीज का मजा नहीं आता है। एनालिसिस करके कोई भी चीज करो तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हम कोई भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बता देता हूं। एडवांस्ड अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस आपके सामने मैं लेके आ जाता हूं, ठीक है। मैंने जितनी चीजें बोली ना उस पे अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके सामने मैं लेके आता हूं। ये भले ही जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए, बट अभी लेटेस्ट जितनी एग्जाम्स हुई उसके बेसिस पर ही आपको बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस्ड अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस जनवरी 26 के लिए। मैंने आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें बोली एक एक करके देखना। ये देखो AS3 मैंने आपको बोला हर एग्जाम में देखो 7 7 7 7 7, और यहाँ पे आपको सितंबर 25 के 2 पेपर दिखेंगे क्योंकि 2 एग्जाम हुई थी। कुछ रीजन्स में अभी सितंबर एग्जाम के दौरान फ्लड आ गया था तो उनका वापस से पेपर हुआ था। तो हर एग्जाम में 7 मार्क्स का तो आया ही है, 7 से 8 मार्क्स का, मैंने 7 मार्क्स का लिखा। 2 एग्जाम में ज्यादा मार्क का आया, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और 6 और 8 मार्क का एमसीक्यू में भी आया, वो तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया हूं अभी तक। मैं ऑन एन एवरेज इसको केवल 7 मार्क्स का बोला। इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको यहां पे बोला वो क्या था। नेक्स्ट मैंने आपको यहां पे बोला AS14 अमेलगमेशन की बात की, 14 14 14 14 14 14, हर बार 14 मार्क का आता है। इसके बाद मैंने आपको क्या चीज बोली, इसके बाद जो मैंने आपको यहां पे बोला था नेक्स्ट चीज AS21 कंसोलिडेशन की बात की। कंसोलिडेशन 14 14 14 14 14 14, हर बार 14 मार्क का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीज अगर मैं यहां पे बोलूं उसके बाद क्या चीज था सर, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। मैंने आपको बोला था इनिशियली न्यू कोर्स में एक अटेम्प्ट में आईसीआई ने 1-2 अटेम्प्ट में कम दिया, बाकी अटेम्प्ट पूरे देख लो, बाकी अटेम्प्ट पूरे देख लो, राइट। ये कितने मार्क के लिए आया है भैया, 14 मार्क के आसपास का आया है। मैंने आपको ऑन एन एवरेज कितना दिया, मैंने यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में कम आया था मैंने बोला भैया 8 मार्क के लिए तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट उसके बाद देखो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये पहला अटेम्प्ट छोड़ के हर अटेम्प्ट में मैंने 7-8 मार्क के लिए ये भी चीज आपको बोली। हाँ ये भी चीज आएगी सर, पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं आया था, इस अटेम्प्ट में भी आया था बट एमसीक्यू में आया था। और एमसीक्यू का मैंने केवल इस अटेम्प्ट का डिटेल इसने नहीं लिखा क्योंकि जो 30 मार्क के एमसीक्यू थे वो आईसीआई ने बच्चों को घर ले जाने दिया नहीं था, तो उस टाइम के एमसीक्यूज रिलीज नहीं हुए थे, इसलिए इस अटेम्प्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं है। बाकी हर अटेम्प्ट में देख लो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बोला हर अटेम्प्ट में देख लो आया ही आया है। बीच में 1-2 अटेम्प्ट में कम मार्क्स के लिए आया, अदरवाइज हर उसमें ज्यादा मार्क्स के लिए आया। हम इसको भी 8 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग मैंने आपको बोला 6-6 मार्क के लिए आएगा, हर अटेम्प्ट में 6 मार्क के लिए आया है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भैया जो टॉपिक्स मैंने यहां पे आपको लिखवाया हूं, जो टॉपिक्स मैंने आपको यहां पे लिखवाया हूं वो एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा। ये लिख के चलना, ये लिख के चलना। पहले दिन पे आपको सारी चीजें बता रहा हूं, पहले ही दिन पे आपको सारी चीजें बता रहा हूं एग्जाम में क्या जरूरी क्या नहीं। ओके तो जितनी चीजें लिखवाया वो मैंने आपको एनालिसिस करके भी बता दिया कि एग्जाम में उतने मार्क्स के लिए आना ही आने। ये सभी को समझ गया, ये सभी को समझ गया, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए, 28 35 41, 41 प्लस 7 इज 48, 48 49, और ये यहाँ पे 58 55 ले लेते, 55 और 8 तो 60 मार्क्स प्लस का तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। 60 प्लस मार्क्स का सिलेबस जो एग्जाम में कौन से 6-7 टॉपिक्स में से आएगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो क्या कि सर मेरे को एग्जाम में चाहिए 80 प्लस, मेरे को एग्जाम में चाहिए सर 90 प्लस, तो आपको कौन से टारगेट्स पे कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, इस पे मैं जब आपको अभी क्लास में भी पढ़ाऊंगा ना, आप यहां पे भी देखना हमारा एम्फेसिस बहुत ज्यादा रहेगा ये सारे टॉपिक्स पे। ये सारे टॉपिक्स में हमारी कोई भी कंजूसी नहीं होगी। अगेन आई टोल्ड यू द रीजन एंड आई एम विद प्रूफ कि भैया क्यों इस पे हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है,
राइट। और बाकी देखो हमारे टॉपिक्स कितने, यहां पे कितने टॉपिक्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हो गए। हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक्स है वो देखो, हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक्स है। हमारे सिलेबस में यहाँ पे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद ये 28 29 30 31 32, 32 टॉपिक्स है। 32 में से मैंने आपको बताया 7 आर दोस टॉपिक्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अगेन बोलते हैं ना, केवल हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क इज व्हाट इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ हार्ड वर्क, अलोंग विथ हार्ड वर्क। बच्चे कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे, बच्चे यहाँ पे एक बच्चा है जो 3 दिन AS1 पढ़ रहा, AS1 से आपको एग्जाम में, हर ऑल्टरनेट एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 दिन उसके पीछे रिवीजन के टाइम पे डाल के मतलब है नहीं। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पे आपकी क्लासेस जो है वो आपको अलग लेवल पे एग्जाम में स्कोर करने में मदद करेगी। एवरीथिंग विल बी फर्स्ट एनालाइज्ड एंड देन अकॉर्डिंगली आपको क्लास में उस पे सारी चीजें करवाई जाएगी। रैंडम हम हवा में तीर नहीं मारेंगे कि भैया इसको बहुत डेप्थ में पढ़ा देते शायद बच्चों को एग्जाम में आ जाए। हर चीज के पीछे एनालिसिस की मेहनत मैंने की, वो करके हर एक चीज मैंने डिजाइन की, वो डिजाइन करके आपको उस चीज का बेनिफिट पूरा दिया जाएगा। ओके यस सर। प्रैक्टिकल है क्या? सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या तेरे को थियरी लगता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? अकाउंट्स मीन यहां से कुछ आया यहां से कुछ आया, दोनों को बराबर अगर यहां पे हुआ टैली हुआ। ए नहीं रे बाबा, अकाउंट सब्जेक्ट है भाई, अकाउंट्स में कोई भी चीज थियरी कैसे हो सकती है? अकाउंट्स द सब्जेक्ट इन इटसेल्फ स्टेट्स इट्स प्रैक्टिकल। मेरे लाल ऐसा मत कर यार, ऐसा क्वेश्चन मत पूछ। अकाउंट्स में ईच एंड एवरी थिंग इज प्रैक्टिकल। ओके चलो, ये चीज मेरी हो गई डन। अब इसके बाद देखो क्या चीज है इसके बाद। अब हम फाइनली आएंगे कि सर हमारे उसमें जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें दिए हैं, ये 27 की जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड फॉर द 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट वाज द नीड? ओके, व्हाट वाज द नीड फॉर द 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इसके साथ सभी लोग स्टार्ट करने के लिए तैयार है? एवरीबॉडी आर यू रेडी टू स्टार्ट विद दिस? ओ ये सभी लोग यहां पे लिखेंगे ओ ये। हेलो 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 हेलो, all of you ready to start with this? What was the need for 27 accounting standards? करूं स्टार्ट इसके साथ? Yes sir, ready in 3 2 1 and go. आज ये मोबाइल डेटा अपना ऐसा यूज हो रहा ना, आज मेरे को बहुत चैन की नींद आएगी। रोज का भाई 2 GB का डेटा है अपने पास, और ये 2 GB का डेटा में से अपना यूज कितना होता? 100 MB यूज होता, 200 MB यूज होता। आज इतना चैन से मैं सोऊंगा ना भाई, आज जो पैसे भरे ना वो एयरटेल को, वो पूरे वसूल हुए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट इन 3 2 1 को। मेरे को बस थोड़ा सा टेम्परेचर लो करने दो, बहुत गर्म हो रहा। 21 पे लाएंगे इसको। वेरी गुड सर, ये लिखना है। देखो मैं बोलूंगा साथ साथ, अगर आप समझने के साथ साथ लिख सकते हो तो लिखो, मैं समझाऊंगा थोड़ा सा स्लो ही। बट अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि सर मैं समझने के साथ लिख नहीं पा रहा हूं, तो मैं ये नोट्स अपलोड भी करूंगा मेरे टेलीग्राम पे आफ्टर दी क्लास। टेलीग्राम की लिंक आपको ऊपर दे दी, उम्मीद करता हूं सभी ने पहले स्कैन कर ली होगी या एटलीस्ट उसका फोटो ले लिया होगा। गरीब और एसी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एसी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए वो तार खींचा है बाहर से। इलेक्ट्रिसिटी मेरे को नहीं लगती, वो तार खींचा हुआ है, चोरी का इलेक्ट्रिसिटी हो, टेंशन मत लो। लेट्स स्टार्ट। अब सर देखो, जब मैं बात करता हूं कि मेरे को 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत पड़ी, राइट? तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या है भैया, हम कर रहे हैं एक बिजनेस। क्या कर रहे हैं बेटा? हम कर रहे हैं बिजनेस। हमने बोला भैया हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बिजनेस विजनेस हमने एकदम स्टार्ट किया, बिजनेस विजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में क्या चीज करेंगे सर? गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री हमने बचपन में की थी। अब परचेज की एंट्री बताओ, परचेज टू क्रेडिटर, सेल की बताओ, डेटर टू सेल, मां कसम क्या एंट्री किए थे, उससे यहां पे मतलब नहीं। पर हम बिजनेस में क्या करेंगे? गुड्स खरीदेंगे गुड्स बेचेंगे, गुड्स खरीदेंगे गुड्स बेचेंगे। मेरे को बताओ, सबसे पहले अगर हम गुड्स बेचेंगे, गुड्स बेचने से क्या होगा? सेल्स। सेल्स मतलब क्या होगी? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हुआ
तो मैंने आपको बताया था, आप भी टीचिंग में, मैं भी टीचिंग में, आप भी टीचर, मैं भी टीचर। आप बोलते हैं सर मैं अपने ट्रेडिंग में सेल्स लिखूंगा 50 लाख की, तेजस भाई बोलता वो अपने ट्रेडिंग में सेल्स लिखेगा कितना, 500 लाख का। सर व्हाट इज 500 लाख बेटा, 5 करोड़, ठीक है। तो ये 50 लाख और 5 करोड़ दोनों में फर्क क्यों आया, दोनों में फर्क क्यों है? क्योंकि आप बोले कि सर जितने बच्चे ने एडमिशन लिया जो मेरे क्लास में आके बैठा मैं उसकी सेल रिकॉग्नाइज करूंगा, और तेजा भाई यहां पे बोलता ना 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 ना, जिसकी इंक्वायरी आई उसकी भी सेल रिकॉग्नाइज करो, उसको भी डाल दो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो अब आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा, कौन सही कौन गलत? वो अब यहां पे एएस इसके लिए लगेगा कि भैया तुम्हारी सेल कब हुई, कब तुम मान सकते हो कि तुम्हारी सेल हुई। तो ये जो सेल हुई, ये जो रेवेन्यू हुआ, उसको रिकॉग्नाइज कब करना, उसके लिए दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए, एएस 7 और एएस 9। सर दो दो, एक दो ना, ये क्या बात होती है दो? अरे देखो, सबसे पहले एएस 9 इन्होंने दिया। बोले तेजस तू टीचिंग करता है? मैंने बोला हाँ। बोले एएस 9 खोल, पढ़ और देख कि उसमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना वो लिखा हुआ है। मैंने बोला ठीक है, मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, वो समझता हूं, और उसके अनुसार यहां पे जो बोली हुई बात होगी उसके अनुसार मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यहां पे क्या चीज हुई, अब यहां पे एक बंदा आया, बोले भाई देखो मेरा भी रेवेन्यू हो रहा है, मेरे को भी उसको रिकॉग्नाइज करना है, बट पता है मेरा रेवेन्यू कैसे हो रहा, तेजस जैसे नहीं हो रहा। तेजस का तो क्या है, यहां पे उसके पास आएंगे 5-10 हजार रुपए, 3 महीने पढ़ाएंगे, बात खत्म। वो 5-10 हजार रुपए का रेवेन्यू एक ही साल में रिकॉग्नाइज करेगा, उसको कोई चिंता का विषय नहीं है। पर मेरे को बहुत चिंता का विषय है। मैंने बोला भाई क्या हो गया? तो बोले भाई सुनो 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 मेरे वीरो आज मेरी कहानी। मैंने बोला सुना दे भाई तेरी कहानी। तो बोले मेरे साथ पता है क्या है, मैं यहां पे ऐसा काम करता हूं कि मेरे को जो रेवेन्यू होता है वो 1000 करोड़ का हो रहा है। मैंने बोला क्या बात कर रहा, 1000 करोड़ का कोई रेवेन्यू होता, बहुत अमीर आदमी है। बोले नहीं नहीं अमीरी नहीं है, 1000 करोड़ का जो मेरे को 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू हो रहा है दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये ईयर 1, ये ईयर 2 और ये ईयर 3, बोले 3 साल में 1000 करोड़। मैंने बोला फिर भी बहुत ज्यादा है, फिर भी तू अमीर है। पर बोले यार अमीरी अमीरी कब मना पाऊंगा, मैं कब खुद को अमीर मानूंगा? जब मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा तब ना। मैं ये जो रेवेन्यू है उसको जब रिकॉग्नाइज करूंगा तब जाके मैं खुद को अमीर मान पाऊंगा। तो मैंने बोला करना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, 1000 करोड़ आ रहे। बोले भाई मैं जो काम कर रहा हूं पता है क्या है, मैं यहां से यहां पे गवर्नमेंट को एक ब्रिज बना के दे रहा हूं। बोले मैं क्या कर रहा हूं, एक 200 फ्लोर की बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, 200 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंग बना के दे रहा है। ये फ्लोर 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 भाई साहब, बोले ये 3 साल का काम है और 3 साल में मेरे को 1000 करोड़ मिलने वाले हैं। मैंने बोला तो, अरे बोले भाई ये 1000 करोड़ को मैं रिकॉग्नाइज कब करूं, यहां पे ईयर 1 में रिकॉग्नाइज करूं, या फिर 1000 करोड़ को ईयर 2 में रिकॉग्नाइज करूं, या फिर 1000 करोड़ को ईयर 3 में रिकॉग्नाइज करूं? मैंने बोला अरे हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात हो जाएगी। तेरे को 1000 करोड़ तो मिल रहे, किस चीज के? ये ब्रिज बनाने के। तेरे को 1000 करोड़ तो मिल रहे किस चीज के? ये 200 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के। 1000 करोड़ तेरे हाथ में आ रहे, बट ये 3 साल का काम करने के अगेंस्ट में 1000 करोड़ मिल रहे। तो अब यह 1000 करोड़ को ईयर 1 में रेवेन्यू मानना, ईयर 2 में रेवेन्यू मानना, या ईयर 3? ओ हो। तो उसके लिए क्या बोले, बोले ये जो कंस्ट्रक्शन वाले काम में लोग होते ना, इनका कंस्ट्रक्शन का काम लंबा लंबा चलता है। कंस्ट्रक्शन वाले काम में जो लोग होते जिनको हम बोलते ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनका काम, बोले वो कॉन्ट्रैक्टर लोग का काम बहुत लंबा 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 चलता है। यस, तो बोले उनका ये जो पैसा आ रहा है वो कब रिकॉग्नाइज करना, इधर इधर या इधर, या फिर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, इधर किधर उधर किधर इधर। तो वो इधर उधर किधर में कंफ्यूजन होगा ना, बोले कंफ्यूजन दूर होगा। AS 7 में सारी बातें बोली है कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहा है उसने अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना। तो आप जैसे मेरे नॉर्मल लोग जो होते हैं,
आपके जैसे मेरे जैसे, ठीक है, वो AS9 के थ्रू अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन का बड़ा बड़ा काम करते, मोटा पैसा आता है और लंबा 1 2 3 साल का काम करते, उन लोग को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि भैया ऐसा नहीं कि तेजस सूचक अब बोलेगा स्टूडेंट की इंक्वायरी आई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, मां कसम मजा आ गया, ये नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा तेजस सूचक एज पर ES9। कॉन्ट्रैक्टर को सबको बोल दिए भाई तुम कंस्ट्रक्शन के काम में हो, तुमको सबको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज पर AS7। तो तुम धंधे में कभी भी सेल वेल करते हो, सेल करते हो, रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना, तो सर वो उसके लिए 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे दिए, AS7 AS9। चलो सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए। फिर सर हमने गुड्स परचेज किए थे कितने 1000, उसमें से बेचा कितना सर, 800 गुड्स बेच दिया, 800 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात हो गई। पर सर अब हमारे पास यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में 200 गुड्स बच गए। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक में 200 गुड्स बच गए, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालू? फाउंडेशन में पढ़े थे, मेरे को बताओ फाउंडेशन में क्या पढ़े थे सर? हमने सीए फाउंडेशन में पढ़े थे कि सर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट या फिर एनआरवी में से जो भी लोअर उस पे करने का। मैंने बोला हाँ, कॉस्ट या एनआरवी में से लोअर पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो बोले भाई क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू कॉस्ट या एनआरवी में से लोअर पे करोगे, वो किसने बोला था? AS2 ने बोला था। अब देखो AS2 की जब हम बात करते हैं, उसने क्या बताया कि भाई तेरे पास, तूने 1000 गुड्स खरीदे थे, 800 बेच दिया, अब बचे कितने? 200 बचे। 200 बचे तो तेजस बोलता है भाई मेरे क्लोजिंग स्टॉक की ना जो कॉस्ट है कितनी है, 500, पर मैं इसको नेक्स्ट ईयर जब बेचूंगा से विचार बन रहे, तो उस पे भी यूनिफॉर्मिटी जरूरी थी। यूनिफॉर्मिटी जरूरी कि सभी लोग एक ही प्रकार से, अरे यार फिर लैग आ गया। इंटरनेट इंटरनेट यार, हट यार।
दिमाग खराब, दिमाग खराब। क्यों ऐसा हो रहा है यार? प्लीज, क्यों ऐसा हो रहा है यार? प्लीज चल जा भाई। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।